CTET पेपर 2 SST की तैयारी के लिए सबसे पहला और आधारभूत चैप्टर इतिहास का कब, कहां और कैसे, वन, वेयर एंड हाउ है। ये चैप्टर न केवल इतिहास की समझ बनाता है, बल्कि हर साल इससे 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं। नीचे इस चैप्टर की डीप थ्योरी और पिछले वर्षों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। अध्याय 1, कब, कहां और कैसे। इतिहास के स्रोत। 1. महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स। लोग कहां रहते थे? नर्मदा नदी। यहाँ कई लाख वर्ष पहले से कुशल संग्राहक गैदरर्स रहते थे जो जड़ों, फलों और जंगल की संपदा को इकट्ठा करते थे। सुलेमान और किर्त पहाड़ियां, उत्तर पश्चिम। यहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाई गईं। यहाँ के लोगों ने भेड़, बकरी और गाय बैल को पालतू बनाना शुरू किया। गारो और विंध्य पहाड़ियां, यहाँ कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। सिंधु और इसकी सहायक नदियां, लगभग 4700 वर्ष पूर्व यहाँ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा और सोन नदी। गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, जो एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। देश के नाम इंडिया, ये शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानी और यूनानी। लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद 3500 वर्ष पुराना में मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जानें? सोर्सेज। पांडुलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये हाथ से लिखी पुस्तकें होती थी, जो अक्सर ताड़पत्रों, पाम लीव्स या हिमालय में उगने वाले भूर्ज, बर्च नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस, पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख। पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट्स, पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों, औजारों और हड्डियों का अध्ययन करने वाले लोग। 2. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड। ये प्रश्न पिछले 10 वर्षों के पैटर्न पर आधारित हैं। प्रश्न: नर्मदा घाटी के तट पर रहने वाले प्राचीन लोग क्या थे? उत्तर: कुशल संग्राहक गैदरर्स। प्रश्न: सबसे पहले चावल कहां उपजाया गया था? उत्तर: विंध्य के उत्तर में। प्रश्न: पांडुलिपि किस भाषा का शब्द है? उत्तर: लैटिन शब्द मनु, जिसका अर्थ है हाथ। प्रश्न: ताड़पत्रों पर लिखी गई पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था? उत्तर: उन्हें बांधकर लकड़ी के तख्तों में दबा दिया जाता था। प्रश्न: ऋग्वेद की मूल भाषा क्या थी? उत्तर: प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। प्रश्न: प्राचीन काल में आम लोग अपनी उपलब्धियों को दर्ज करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करते थे? उत्तर: प्राकृत, कॉमन पीपल्स लैंग्वेज। प्रश्न: इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? उत्तर: सिंधु। प्रश्न: अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर: पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी। प्रश्न: वो स्थान जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाया? उत्तर: सुलेमान और किर्त पहाड़ियां। प्रश्न: मगध साम्राज्य किस नदी के दक्षिण में स्थित था? उत्तर: गंगा नदी। प्रश्न: पांडुलिपियां मुख्य रूप से कहां पाई गई हैं? उत्तर: मंदिरों और विहारों में। प्रश्न: इतिहास में एडी का क्या अर्थ है? उत्तर: एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। प्रश्न: वर्तमान में एड की जगह किस शब्द का प्रयोग होता है? उत्तर: CE, कॉमन ईरा। प्रश्न: BC का क्या अर्थ है और इसकी जगह क्या उपयोग होता है? उत्तर: बिफोर क्राइस्ट। अब BCE, बिफोर कॉमन ईरा उपयोग होता है। प्रश्न: पांडुलिपियों और अभिलेखों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर: पांडुलिपि नर्म सतह ताड़पत्र पर और अभिलेख कठोर सतह पत्थर धातु पर लिखे जाते थे। प्रश्न: गारो पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? उत्तर: उत्तर पूर्व। प्रश्न: वो कौन सा माध्यम है जिससे हम अतीत के पशुओं और मछलियों के खान पान के बारे में जानते हैं? उत्तर: उनकी हड्डियों के अध्ययन से। प्रश्न: प्राचीन काल में कृषि के विकास के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? उत्तर: उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियों और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में। प्रश्न: इतिहासकार शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता है? उत्तर: जो स्रोतों सोर्स का उपयोग करके अतीत का अध्ययन करते हैं। प्रश्न: प्राय अभिलेखों में क्या लिखवाया जाता था? उत्तर: राजाओं की जीत का लेखा जोखा और उनके आदेश। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है अध्याय 2, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे इंसान ने शिकार छोड़कर खेती करना सीखा। यहाँ इस अध्याय की विस्तृत थ्योरी और पिछले वर्षों PYQs पर आधारित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। अध्याय 2, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। 1. महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स। नाम और तिथियां। पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक, ये 20 लाख साल पहले से 12000 साल पहले तक का समय है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण। मानव इतिहास की 99% घटनाएं इसी काल में हुई। मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक, 12000 से 10000 साल पहले। इस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स या लघुपाषाण कहा जाता है। नवपाषाण काल, नियोलिथिक, 10,000 साल पहले से शुरू। इसमें औजारों पर पॉलिश चढ़ाई जाने लगी और वे अधिक धारदार हो गए। बदलता पर्यावरण, लगभग 12000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इससे घास वाले मैदान बने और घास खाने वाले जानवरों, हिरण, भेड़, बकरी की संख्या बढ़ी। खेती और पशुपालन की शुरुआत, लोगों ने गौर किया कि बीज जमीन पर गिरकर कैसे अंकुरित होते हैं।
धीरे धीरे उन्होंने फसलों की रक्षा करना सीखा और कृषक बन गए। सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया गया। इसके बाद भेड़, बकरी और गाय को पाला गया। स्थायी जीवन की ओर, बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर। यहाँ लोग गर्तवास, पिट हाउसेज में रहते थे, जो जमीन के नीचे बने घर होते थे। यहाँ सीढ़ियां भी होती थीं। मेहरगढ़, वर्तमान पाकिस्तान, ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास है। यहाँ सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा गया। यहाँ चौकोर और आयताकार घर मिले हैं। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। पुरापाषाण काल का समय क्या माना जाता है? उत्तर 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक। प्रश्न, माइक्रोलिथ, लघुपाषाण, किस काल की विशेषता है? उत्तर मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक। प्रश्न, मानव इतिहास की 99% कहानियां किस काल के दौरान घटित हुई? उत्तर पुरापाषाण काल। प्रश्न, सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? उत्तर कुत्ता, जंगली पूर्वज। प्रश्न, गर्तवास, जमीन के नीचे घर, के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर बुर्जहोम, कश्मीर। प्रश्न, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? उत्तर बोलन दर्रा। प्रश्न, कपास की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर मेहरगढ़, लगभग 7,000 साल पहले। प्रश्न, किस स्थान पर मृतकों के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर मेहरगढ़। प्रश्न, शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष भारत में कहां पाए गए हैं? उत्तर पटने, महाराष्ट्र, पुरापाषाण काल में। प्रश्न, कुरनूल गुफाओं, आंध्र प्रदेश में राख के अवशेष क्या दर्शाते हैं? उत्तर कि पुरापाषाण काल के लोग आग जलाना सीख गए थे। प्रश्न, भीमबेटका, मध्य प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर पुरापाषाणकालीन शैल चित्रों, रॉक पेंटिंग्स के लिए। प्रश्न, खेती और पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? उत्तर नवपाषाण काल, शुरुआत मध्यपाषाण के अंत से हुई। प्रश्न, औजारों पर पॉलिश करना किस काल की मुख्य विशेषता थी? उत्तर नवपाषाण काल, नियोलिथिक। प्रश्न, दाउजली हेडिंग, असम से क्या महत्वपूर्ण वस्तु मिली है? उत्तर जेडाइट पत्थर, जेडेट स्टोन, जो शायद चीन से आया था। प्रश्न, मेहरगढ़ में घरों का आकार कैसा होता था? उत्तर चौकोर या आयताकार, 4 या उससे अधिक कमरे। प्रश्न, ओखली और मुसल का प्रयोग किस काल में अनाज पीसने के लिए शुरू हुआ? उत्तर नवपाषाण काल। प्रश्न, जलवायु परिवर्तन और घास के मैदानों का विकास कब शुरू हुआ? उत्तर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व। प्रश्न, कैटलहुयुक, तुर्की क्या है? उत्तर नवपाषाण काल का एक प्रसिद्ध पुरास्थल, जहां सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था। प्रश्न, आदिमानव एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? उत्तर भोजन की तलाश, जानवरों के पीछे और मौसम के अनुसार पानी की खोज में। प्रश्न, शैल चित्रकला में किन रंगों का प्रयोग होता था? उत्तर कोयला, गेरुआ और लौह अयस्क जैसे खनिजों का। अब हम इतिहास के सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण अध्याय पर पहुंच गए हैं। अध्याय 3, आरंभिक नगर, द अर्लीस्ट सिटीज। यह मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है। CTET में इस चैप्टर से नक्शे, नगर नियोजन और व्यापार पर आधारित प्रश्न हर साल आते हैं। अध्याय 3, आरंभिक नगर, हड़प्पा सभ्यता। एक महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स, नगरों की खोज। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब पहली बार हड़प्पा पुरास्थल मिला। इससे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी नगर की खोज हुई थी, लगभग 4,700 वर्ष पूर्व। नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग। नगर 2 हिस्सों में बंटे थे, नगर दुर्ग, सिटाडेल, जो पश्चिम में छोटा और ऊंचा था, और निचला नगर, लोअर टाउन, जो पूर्व में बड़ा और नीचे था। दीवारें पक्की ईंटों की बनी थी, जो इतनी मजबूत थी कि हजारों सालों तक टिकी रहीं। महान स्नानागार, ग्रेट बाथ, यह मोहनजोदड़ो में मिला था। इसे ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जल निकासी प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, नालियां ढकी हुई थी और उनमें हल्की ढलान थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे। नया शिल्प और धातु। यहाँ के लोग पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी का उपयोग करते थे। कांसा, ब्रॉन्ज, तांबे और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। मुहरें, सील्स, पत्थर की आयताकार मोहरों पर अक्सर जानवरों के चित्र मिलते हैं। इनका प्रयोग सामान के थैलों को चिन्हित करने के लिए होता था। सभ्यता का अंतर, लगभग 3,900 साल पहले इस सभ्यता में बड़ा बदलाव आया। नदियां सूख गईं, जंगलों का विनाश हुआ और लोगों ने इन नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? उत्तर 4,700 वर्ष पूर्व। प्रश्न, मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार पर रिसाव रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई गई थी? उत्तर प्राकृतिक चारकोल, नेचुरल टार। प्रश्न, हड़प्पा के नगरों में नगर दुर्ग किस दिशा में स्थित था? उत्तर पश्चिम दिशा में, छोटा और ऊंचा भाग। प्रश्न, अग्निकुंड, फायर ऑल्टर्स के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उत्तर कालीबंगा और लोथल। प्रश्न, हड़प्पावासी टिन का आयात कहां से करते थे? उत्तर आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। प्रश्न, तांबे, कॉपर का आयात कहां से किया जाता था? उत्तर राजस्थान और ओमान, पश्चिम एशिया से। प्रश्न, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा था? उत्तर साबरमती। प्रश्न, हड़प्पा की मोहरें किस पत्थर की बनी होती थी? उत्तर सेलखड़ी, स्टीटाइट। प्रश्न,
वो कौन सा हड़प्पाकालीन नगर था जो 3 भागों में विभाजित था? उत्तर धौलावीरा, कच्छ, गुजरात। प्रश्न, हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? उत्तर लोहा, आयन। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न, लोथल किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर एक बंदरगाह, डॉकयार्ड और भंडार गृह के लिए। प्रश्न, फायोन्स क्या था? उत्तर कृत्रिम रूप से तैयार किया गया पत्थर, बालू और गोंद के मिश्रण से बना। प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में कांसा कैसे बनाया जाता था? उत्तर तांबे और टिन को मिलाकर। प्रश्न, कपास की खेती के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? उत्तर मेहरगढ़, हड़प्पा काल से भी पहले, लेकिन हड़प्पा में सूती कपड़े के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं। प्रश्न, मंके बीड्स बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? उत्तर लोथल और चन्होदड़ो। प्रश्न, हड़प्पावासी किस खेल से परिचित थे? उत्तर शतरंज जैसा खेल। प्रश्न, मिट्टी से बने हल के खिलौने कहाँ से मिले हैं? उत्तर बनावली, हरियाणा। प्रश्न, लेखन, मुहर और बाट वेट्स का प्रयोग क्या दर्शाता है? उत्तर एक सुव्यवस्थित शासन और व्यापार प्रणाली। प्रश्न, हड़प्पा की लिपि कैसी थी? उत्तर भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न, धोलावीरा में पानी के संचयन के लिए क्या मिला है? उत्तर बड़े जलाशय, वाटर रिजर्वॉयर्स। अब हम उस दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां से भारत के लिखित इतिहास और सामाजिक संरचना की नींव पड़ी। यह है अध्याय 4। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? व्हाट बुक्स एंड बेरियल्स टेल अस। यह अध्याय मुख्य रूप से वैदिक काल, ऋग्वेद और दक्षिण भारत की महापाषाणिक कब्रों पर केंद्रित है। अध्याय 4, किताबें और कब्रें। एक महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त अच्छी तरह से बोला गया कहा जाता है। ऋग्वेद की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। इसकी भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था। छापा तो इसे मात्र 200 साल पहले गया। ऋग्वेद में समाज और देवता, 3 मुख्य देवता, अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा जिससे खास पेय बनाया जाता था। समाज 2 मुख्य समूहों में बटा था, ब्राह्मण, पुरोहित और राजा। नोट, उस समय के राजाओं के पास न तो महल थे, न सेना और न ही वे कर टैक्स वसूलते थे। पद वंशानुगत नहीं था। जनता को विश या जन कहा जाता था। खामोश प्रेरी, महापाषाण, मेगालिथ्स। महापाषाण का अर्थ है बड़ा पत्थर। इनका उपयोग कब्रों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ब्रह्मगिरी, यहाँ एक कब्र में 33 सोने के मंके और शंख मिले हैं, जबकि दूसरी कब्रों में सिर्फ मिट्टी के बर्तन। ये समाज में आर्थिक असमानता को दर्शाता है। इनाम गांव, ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। यहाँ लोगों को गड्ढों में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनके साथ खाने पीने के बर्तन रखे जाते थे। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? उत्तर 3500 वर्ष पूर्व। प्रश्न, ऋग्वेद में सूक्त का क्या अर्थ है? उत्तर अच्छी तरह से बोला गया, प्रार्थनाएं। प्रश्न, ऋग्वेद में किन 3 देवताओं का विशेष महत्व है? उत्तर अग्नि, इंद्र और सोम। प्रश्न, ऋग्वेद की भाषा क्या कहलाती है? उत्तर प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। प्रश्न, महापाषाण मेगालिथ्स प्रथा की शुरुआत कब हुई? उत्तर लगभग 3000 वर्ष पूर्व। प्रश्न, महापाषाणों का मुख्य उपयोग क्या था? उत्तर कब्रगाहों को चिन्हित करने के लिए। प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में विश शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? उत्तर जनता या समुदाय के लिए, इसी से वैश्य शब्द निकला। प्रश्न, दस्यु या दास किन्हें कहा जाता था? उत्तर वे लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में इसका अर्थ गुलाम हो गया। प्रश्न, ब्रह्मगिरी की एक कब्र में 33 सोने के मंके मिलना क्या दर्शाता है? उत्तर दफन किए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में अंतर। प्रश्न, चरक संहिता के लेखक कौन थे और उन्होंने मानव शरीर में कितनी हड्डियां बताई थी? उत्तर चरक, उन्होंने 360 हड्डियां बताई थी, दांत और जोड़ जोड़कर। प्रश्न, इनामगांव किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर घोड़ नदी, भीमा की सहायक। प्रश्न, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? उत्तर केवल एक बार। सिंधु और सरस्वती का उल्लेख बार बार है। प्रश्न, महापाषाणिक कब्रों में किस धातु के औजार सबसे अधिक मिले हैं? उत्तर लोहा, आयन। प्रश्न, ऋग्वेद के सूक्तों की रचना में किनका योगदान था? उत्तर ऋषियों का। कुछ सूक्तों की रचना महिलाओं ने भी की थी। प्रश्न, ऋग्वेद में लड़ाइयों का मुख्य कारण क्या होता था? उत्तर मवेशी, पशु, जमीन और पानी के स्रोतों के लिए। प्रश्न, पोर्ट होल क्या था? उत्तर महापाषाणिक कब्रों में प्रवेश करने का एक रास्ता। प्रश्न, संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? उत्तर भारोपीय, भारत यूरोपीय परिवार। प्रश्न, उत्तर पूर्वी भारत की भाषाएं जैसे असमिया किस परिवार की हैं? उत्तर तिब्बत बर्मा परिवार। प्रश्न, द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषाएं आती हैं? उत्तर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। प्रश्न, ऋग्वेद का संकलन किस विधि से सुरक्षित रखा गया? उत्तर कंठस्थ करके, ऑरल ट्रेडिशन।
इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं, जहां से बड़े साम्राज्यों की शुरुआत हुई। यह है अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे कुछ लोग राजा बने और कैसे मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य और वज्जी जैसे गणराज्यों का उदय हुआ। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। एक महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स, राजा बनने की प्रक्रिया। लगभग 3000 साल पहले राजा बनने के तरीके बदले। अब कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित कर राजा के रूप में पहचाने जाने लगे। अश्वमेध यज्ञ, इसमें एक घोड़े को स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ा जाता था। जो राजा उसे रोकता, उसे युद्ध करना पड़ता और जो जाने देता, वो उस राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता। वर्ण व्यवस्था, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में बांटा। ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना। क्षत्रिय, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य, खेती, पशुपालन और व्यापार करना। शूद्र, अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। इन्हें अनुष्ठानों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। जनपद से महाजनपद, जनपद का अर्थ है जहां जन लोग ने अपना पांव रखा और बस गए। लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। अधिकांश महाजनपदों की एक राजधानी होती थी और उनके चारों ओर विशाल किलेबंदी फोर्टिफिकेशन की जाती थी। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद, कारण गंगा और सोन नदियों के किनारे होना, परिवहन, जल वितरण और उपजाऊ जमीन के लिए महत्वपूर्ण। यहां लोहे की खदानें थी जिससे मजबूत हथियार बनाए गए। शासक बिंबिसार और अजातशत्रु इसके शक्तिशाली राजा थे। बाद में महापद्मनंद ने इसका विस्तार किया। राजधानी, पहले राजगृह, बिहार और बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना। वज्जी एक गणराज्य, इसकी राजधानी वैशाली थी। यहां शासन की एक अलग व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहा जाता था। यहां कई राजा होते थे जो मिलकर सभाओं में निर्णय लेते थे। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, वो स्थान जहां लोग बसते हैं। प्रश्न, चित्रित धूसर पात्र, पेंटेड ग्रेवेयर, किस काल की विशेषता है? उत्तर, जनपद और महाजनपद काल। प्रश्न, महाजनपदों की राजधानियों की किलेबंदी क्यों की जाती थी? उत्तर, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए। प्रश्न, महाजनपद काल में कर, टैक्स वसूलने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? उत्तर, कृषि, उपज का 1/6 भाग, जिसे भाग कहा जाता था। प्रश्न, बिंबिसार और अजातशत्रु कहां के शासक थे? उत्तर, मगध। प्रश्न, वज्जी संघ की राजधानी क्या थी? उत्तर, वैशाली। प्रश्न, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? उत्तर, राजगृह। प्रश्न, गण या संघ शासन व्यवस्था कहां प्रचलित थी? उत्तर, वज्जी गणराज्य में। प्रश्न, महाजनपद काल में कृषि में 2 बड़े बदलाव क्या आए? उत्तर, लोहे के हल, प्लाउशेयर का प्रयोग और धान के पौधों का रोपण, ट्रांसप्लांटेशन। प्रश्न, अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण के लिए सलाह लेने किसके पास गया था? उत्तर, महात्मा बुद्ध के पास अपने मंत्री वस्कार को भेजा था। प्रश्न, अश्वमेध यज्ञ में राजा के लिए सबसे विशिष्ट स्थान किसका होता था? उत्तर, उसका सारथी, क्योंकि वह युद्ध क्षेत्र में राजा के पराक्रम का गवाह होता था। प्रश्न, वर्ण व्यवस्था का विरोध मुख्य रूप से किसने किया था? उत्तर, कई राजाओं ने, वे खुद को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। प्रश्न, महाजनपद काल में कमार किन्हें कहा जाता था? उत्तर, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को। प्रश्न, कर, टैक्स देने वाले शिल्पकारों को क्या करना पड़ता था? उत्तर, महीने में 1 दिन राजा के लिए मुफ्त काम करना। प्रश्न, सिकंदर अलेक्जेंडर भारत में कहां तक पहुंचा था? उत्तर, ब्यास नदी के तट तक। प्रश्न, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना क्यों कर दिया? उत्तर, वे मगध के राजाओं की विशाल पैदल, रथ और हाथियों की सेना से डरे हुए थे। प्रश्न, दीघ निकाय क्या है? उत्तर, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ जिसमें बुद्ध के उपदेश और वज्जी संघ का वर्णन है। प्रश्न, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था संघ कितने समय तक चली? उत्तर, लगभग 1500 साल पहले तक, जब तक गुप्त राजाओं ने उन्हें जीत नहीं लिया। प्रश्न, महाजनपद काल में व्यापार में किसका प्रयोग शुरू हुआ? उत्तर, आहत सिक्कों, पंच मार्क्ड कॉइन्स का। प्रश्न, कौशाम्बी के किले की दीवार के अवशेष कहां मिले हैं? उत्तर, वर्तमान इलाहाबाद, प्रयागराज के पास। अब हम भारतीय इतिहास के सबसे शांत लेकिन प्रभावशाली अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। यह वह समय था जब लोग जीवन के गहरे अर्थों की तलाश कर रहे थे। यह है अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। यह अध्याय गौतम बुद्ध, महावीर और उपनिषदों के विचारों पर आधारित है। अध्याय 6, नए प्रश्न नए विचार। एक महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। वे शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। उन्होंने ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया और बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला उपदेश, सारनाथ, वाराणसी के निकट। मृत्यु, कुशीनारा में। शिक्षा, जीवन दुखों से भरा है, जिसका कारण हमारी तृष्णा, लालसा है। उन्होंने आत्मसंयम और दया का मार्ग बताया। उनकी भाषा प्राकृत थी। उपनिषद, उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। विचार, आत्मा और ब्रह्म, सार्वभौमिक आत्मा, एक ही हैं।
प्रसिद्ध विचारक गागी एक स्त्री विचारक और सत्यकौम जाबाल एक दासी पुत्र। वर्धमान महावीर जैन धर्म वे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा, त्रिरत्न और अहिंसा का कड़ाई से पालन। जीव हत्या बिल्कुल वर्जित। जैन धर्म का समर्थन मुख्य रूप से व्यापारियों ने किया क्योंकि किसानों के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना मजबूरी थी। संघ और विहार। संघ घर त्यागने वाले लोगों का संगठन। पुरुषों और महिलाओं के रहने के अलग नियम थे। विनय ग्रंथ। विहार जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए स्थायी शरण स्थल। ये अक्सर पहाड़ों को काटकर या ईंटों से बनाए जाते थे। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उत्तर सारनाथ। प्रश्न बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? उत्तर प्राकृत, ताकि आम लोग समझ सकें। प्रश्न उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर गुरु के समीप बैठना। प्रश्न जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर वर्धमान महावीर। प्रश्न बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है? उत्तर विनय पिटक। प्रश्न वो कौन सी प्रसिद्ध महिला विचारक थी जो राजदरबारों में होने वाली चर्चाओं में भाग लेती थी? उत्तर गागी। प्रश्न बुद्ध के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? उत्तर तृष्णा, लालसा, इच्छा। प्रश्न महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? उत्तर प्राकृत। प्रश्न विहार क्या होते थे? उत्तर भिक्षुओं और भिक्षुणियों के रहने के स्थायी शरण स्थल। प्रश्न पाणिनि पनीनी ने किस विषय पर प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था? उत्तर संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी। प्रश्न सत्यकौम जाबाल का नाम किसके नाम पर पड़ा? उत्तर उनकी मां जाबाली के नाम पर। प्रश्न संघ में प्रवेश लेने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? उत्तर भिक्षुणी। प्रश्न बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का क्या महत्व है? उत्तर दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग। प्रश्न महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? उत्तर जैन, जिन शब्द से बना जिसका अर्थ है विजेता। प्रश्न किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन करना कठिन क्यों था? उत्तर क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। प्रश्न भिक्षुओं के लिए कार्ले गुफा महाराष्ट्र किस तरह बनाई गई थी? उत्तर पहाड़ियों को खोदकर। प्रश्न संघ में रहने वाले भिक्षु अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे? उत्तर शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगकर। प्रश्न जिन जीना शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर विजेता, इंद्रियों को जीतने वाला। प्रश्न बुद्ध का जन्म किस गण से संबंधित था? उत्तर शाक्य गण। प्रश्न उपनिषदों के मुख्य विचारक कौन थे? उत्तर ब्राह्मण और राजा, कुछ स्त्रियां और गरीब भी थे। CTET विशेष इस चैप्टर से विनय पिटक, सारनाथ और प्राकृत भाषा से जुड़े प्रश्न बार बार आते हैं। अब हम भारतीय इतिहास के उस अध्याय पर हैं जहां भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। यह है अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। यह अध्याय मौर्य वंश, चाणक्य की बुद्धिमानी और सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बारे में है। अध्याय 7 अशोक एक अनोखा सम्राट। एक महत्वपूर्ण थ्योरी डीप कॉन्सेप्ट्स। मौर्य वंश की स्थापना। इसकी स्थापना लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य की सहायता से की थी। चाणक्य के विचारों को अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा गया है। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, राइट एरो बिंदुसार, राइट एरो अशोक। साम्राज्य और राज्य में अंतर। साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे। सम्राटों को अधिक संसाधनों और बड़ी सेना की आवश्यकता होती थी, इसलिए वे कर, टैक्स और नजराना ट्रिब्यूट वसूलते थे। साम्राज्य का प्रशासन पाटलिपुत्र राजधानी और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने संदेश अभिलेखों इंस्क्रिप्शंस द्वारा जनता तक पहुंचाए। उनके अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। कलिंग युद्ध आधुनिक उड़ीसा के कलिंग को जीतने के लिए अशोक ने युद्ध किया। युद्ध में हुई हिंसा और खून खराबा देखकर उनका मन बदल गया। उन्होंने भविष्य में युद्ध न करने का निर्णय लिया। अशोक का धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। इसमें किसी देवता की पूजा या यज्ञ की आवश्यकता नहीं थी। अशोक का मानना था कि जैसे एक पिता अपनी संतान को शिक्षा देता है, वैसे ही राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा को निर्देश देना है। उन्होंने धम्म महामत नामक अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर लोगों को धम्म की शिक्षा देते थे। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर अर्थशास्त्र। प्रश्न अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में हैं? उत्तर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। प्रश्न कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? उत्तर उड़ीसा। प्रश्न धम्म किस भाषा का शब्द है? उत्तर प्राकृत संस्कृत के धर्म से निकला है। प्रश्न अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी? उत्तर धम्म महामत। प्रश्न मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न वो कौन सा मौर्य शासक था जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया? उत्तर सम्राट अशोक। प्रश्न तक्षशिला और उज्जैन मौर्य साम्राज्य में क्यों महत्वपूर्ण थे?
उत्तर तक्षशिला उत्तर पश्चिम का द्वार था और उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत जाने का व्यापारिक मार्ग। प्रश्न मौर्य प्रशासन में कर, टैक्स और नजराना ट्रिब्यूट में क्या अंतर था? उत्तर कर नियमित रूप से लिया जाता था जबकि नजराना स्वेच्छा से या अनिश्चित समय पर दिया जाता था। प्रश्न मेगस्थनीज मेगस्थीन्स कौन था? उत्तर यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। प्रश्न मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या बताया? उत्तर यह एक विशाल और खूबसूरत नगर था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। प्रश्न अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धम्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न सारनाथ के स्तंभ पर बने सिंह लायंस आज भारत के लिए क्या है? उत्तर राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम। प्रश्न अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर कंबलों ब्लैंकेट्स के लिए। प्रश्न मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पश्चिम में किन राजाओं का शासन हुआ? उत्तर हिंद यवन इंडो ग्रीक्स। प्रश्न ब्राह्मी लिपि से आज की कौन सी लिपियां निकली हैं? उत्तर हिंदी, देवनागरी, बंगाली, तमिल आदि। प्रश्न कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न अशोक के अनुसार धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर अहिंसा, बड़ों का सम्मान और दासों के प्रति दया। प्रश्न मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर बृहद्रथ। CTET विशेष अशोक के धम्म की परिभाषा और कलिंग युद्ध के प्रभाव से अक्सर पेडागोजी शिक्षण शास्त्र आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब हम इतिहास के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां खेती और व्यापार ने भारत के गांवों और शहरों की तस्वीर बदल दी। यह है अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। यह अध्याय लोहे के बढ़ते उपयोग, सिंचाई की नई तकनीकों और प्राचीन व्यापारिक केंद्रों के बारे में है। अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। एक महत्वपूर्ण थ्योरी डीप कॉन्सेप्ट्स लोहे के औजार और खेती। भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। खेती में लोहे के हल प्लाउशेयर के प्रयोग से पैदावार बढ़ी। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों का उपयोग होने लगा। सिंचाई के नए साधन गांवों को समृद्ध बनाने के लिए राजाओं ने सिंचाई पर ध्यान दिया। इस समय नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। गांवों में कौन रहते थे? उत्तर और दक्षिण भारत की शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र 1 वेल्ला बड़े भूस्वामी, 2 उन्वोर साधारण हलवाहे, 3 अडिमी कैडेसियार भूमिहीन मजदूर और दास। उत्तर भारत ग्राम भोजक गांव का प्रधान पद वंशानुगत था। ये सबसे बड़ा भूस्वामी होता था और कर टैक्स वसूलता था। गृहपति छोटे स्वतंत्र किसान। कर्मकार भूमिहीन लोग जो दूसरों के खेतों में काम करते थे। शहरों की कहानियां मूर्तिकला शहरों के जीवन को दर्शाने के लिए पत्थर और लकड़ी की सुंदर नक्काशी की गई। वलयकूप रिंग वेल्स ये मिट्टी के बने छल्ले होते थे जो एक के ऊपर एक रखे जाते थे। इनका उपयोग नाली, कूड़ेदान या शौचालय के लिए होता था। सिक्के सबसे पुराने सिक्कों को आहत सिक्के पंच मार्क्ड कॉइन्स कहा जाता था क्योंकि इन पर ठप्पा मारकर चित्र बनाए जाते थे। मथुरा ये 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। ये यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये कृष्ण भक्ति का भी बड़ा केंद्र था। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न। दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? उत्तर वेल्ला वेल्लालर। प्रश्न उत्तर भारत में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर ग्राम भोजक। प्रश्न आहत सिक्के पंच मार्क्ड कॉइन्स किस धातु के बने होते थे? उत्तर चांदी और तांबे के। प्रश्न संगम साहित्य संगम लिटरेचर की रचना कहाँ हुई थी? उत्तर मदुरै में लगभग 2300 साल पहले। प्रश्न वलयकूप रिंग वेल्स का उपयोग किस लिए किया जाता था? उत्तर जल निकासी ड्रेनेज कूड़ेदान या शौचालय के रूप में। प्रश्न मथुरा किस काल में कुषाणों की दूसरी राजधानी बना? उत्तर लगभग 2000 साल पहले। प्रश्न श्रेणी क्या थी? उत्तर शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संगठन। प्रश्न अरिकोमेडू पुडुचेरी किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर यह एक प्राचीन तटीय बंदरगाह था। प्रश्न एम्फोरा क्या था? उत्तर इटली का एक लंबा 2 हत्थों वाला जार शराब या तेल रखने के लिए। प्रश्न अरेटीन पात्र कहाँ के बने होते थे? उत्तर इटली के मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। प्रश्न बेरी गाजा भरूच किस तट पर स्थित एक बंदरगाह था? उत्तर गुजरात पश्चिमी तट। प्रश्न जातक कहानियां किनके द्वारा संकलित की गई थी? उत्तर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। प्रश्न तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? उत्तर अडिमी और कैडेसियार। प्रश्न श्रेणी का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर प्रशिक्षण देना कच्चा माल उपलब्ध कराना और बैंकों के रूप में धन जमा करना। प्रश्न उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW क्या थे? उत्तर बहुत ही बारीक और चमकदार मिट्टी के बर्तन अमीरों के लिए। प्रश्न ग्राम भोजक की क्या विशेषता थी? उत्तर वह अक्सर गांव का न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। प्रश्न मथुरा में किस तरह की मूर्तियां बनाई जाती थी? उत्तर उत्कृष्ट पत्थर की मूर्तियां। प्रश्न संगम कविताओं में किन 3 शासक परिवारों का उल्लेख मूवेंदार के रूप में मिलता है? उत्तर चोल चेर और पांड्या।
प्रश्न, प्राचीन काल में विनिमय एक्सचेंज का सबसे प्रचलित साधन क्या था? उत्तर, सिक्के और वस्तु विनिमय, जैसे धान के बदले नमक। प्रश्न, रोम के साथ व्यापार के साक्ष्य भारत में कहां से मिले हैं? उत्तर, अरिकोमेडू, यहां रोमन सिक्के और लैंप मिले हैं। CTET विशेष श्रेणी, ग्राम भोजक और तमिल शब्दावली वेल्ला उनवॉर से मैचिंग वाले सवाल लगभग हर साल आते हैं। इन्हें अच्छे से रट लें। हम उस दौर में पहुंच गए हैं जहां भारत के तार बाहरी दुनिया से मजबूती से जुड़ने लगे थे। ये है अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इस अध्याय में हम रेशम मार्ग, सिल्क रूट, दक्षिण भारत के समुद्री व्यापार और भारत आए चीनी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। एक महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स, व्यापार और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत अपने सोने, मसालों, विशेषकर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। समुद्री व्यापार के लिए मानसून की हवाओं का उपयोग किया जाता था ताकि यात्रा जल्दी पूरी हो सके। रेशम मार्ग, सिल्क रूट, रेशम, सिल्क बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 साल पहले हुआ था। जिस रास्ते से व्यापारी रेशम लेकर जाते थे उसे रेशम मार्ग कहा गया। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाण थे, लगभग 2000 साल पहले। उनके शासन में पेशावर और मथुरा दो मुख्य केंद्र थे। बौद्ध धर्म का प्रसार, कुषाण राजा कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद काउंसिल का आयोजन किया। इसी समय बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बंट गया, हीनयान और महायान। महायान की दो विशेषताएं थी, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण और बोधिसत्व, वे लोग जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, में विश्वास। तीर्थयात्री, भारत आने वाले प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री, फाशियन, लगभग 1600 साल पहले, श्वेनसोंग 1400 साल पहले और ईसिंग। इनका मुख्य उद्देश्य बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों और प्रसिद्ध मठों जैसे नालंदा को देखना था। भक्ति की शुरुआत, इसी समय भक्ति की अवधारणा लोकप्रिय हुई। इसमें किसी देवी या देवता, शिव, विष्णु, दुर्गा के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा पर बल दिया गया। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवद गीता में भी की गई है। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। रोमन साम्राज्य में काला सोना किसे कहा जाता था? उत्तर, काली मिर्च, ब्लैक पेपर। प्रश्न, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहां हुआ? उत्तर, चीन में। प्रश्न, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? उत्तर, कुषाण। प्रश्न, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? उत्तर, कनिष्क। प्रश्न, बुद्ध की मूर्तियां सबसे पहले किस कला शैली में बननी शुरू हुई? उत्तर, मथुरा और गांधार शैली। प्रश्न, मूवेंदार, मूवेंदर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, तीन मुखिया, चोल, चेर और पांड्या। प्रश्न, संगम कविताओं में दक्षिण भारत के किन तीन राज्यों का उल्लेख है? उत्तर, चोल, चेर और पांड्या। प्रश्न, पोहार या कावेरीपट्टनम किसका महत्वपूर्ण बंदरगाह था? उत्तर, चोलों का। प्रश्न, सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था? उत्तर, गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी। प्रश्न, सातवाहन शासकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर, दक्षिणापथ के स्वामी। प्रश्न, बुद्धचरित, बुद्ध की जीवनी के लेखक कौन थे? उत्तर, अश्वघोष, कनिष्क के दरबारी कवि। प्रश्न, श्वेनसोंग शानजैंग किस रास्ते से चीन वापस गया था? उत्तर, उत्तर पश्चिम के थल मार्ग से। प्रश्न, बोधिसत्व किन्हें कहा जाता था? उत्तर, वे लोग जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांतवास करने के बजाय दूसरों को शिक्षा देने के लिए संसार में रहते थे। प्रश्न, दक्षिण भारत में पांड्यों की राजधानी क्या थी? उत्तर, मदुरै। प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की क्या विशेषता थी? उत्तर, ये बौद्ध विद्या का सबसे प्रसिद्ध और विशिष्ट केंद्र था। प्रश्न, थेरवाद क्या है? उत्तर, बौद्ध धर्म का पुराना रूप जो श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया में अधिक लोकप्रिय हुआ। प्रश्न, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति कहाँ मिली है? उत्तर, एर्ण, मध्य प्रदेश। प्रश्न, भक्ति शब्द किस धातु से बना है? उत्तर, भज, भज, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सा बनाना। प्रश्न, किस चीनी यात्री ने नालंदा में पढ़ने के बाद वहां के कठिन प्रवेश नियमों के बारे में लिखा? उत्तर, श्वेनसोंग। प्रश्न, रेशम मार्ग की यात्रा करने वाले व्यापारियों को राजाओं से सुरक्षा क्यों लेनी पड़ती थी? उत्तर, लुटेरों और कठिन रास्तों के कारण बदले में राजा उनसे टैक्स लेते थे। CTET विशेष मूवेंदार, कुषाण और चीनी यात्रियों के भारत आने के क्रम से जुड़े प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के उस स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कला, विज्ञान और राजनीति अपने चरम पर थी। यह है अध्याय 10, नए साम्राज्य और राज्य, न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। यह अध्याय मुख्य रूप से गुप्त वंश और दक्षिण भारत के पल्लव तथा चालुक्य राजवंशों पर केंद्रित है। अध्याय 10, नए साम्राज्य और राज्य। एक महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स, प्रशस्तियां, प्रशस्तीस, प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा में। दरबारी कवि अपने राजाओं की तारीफ में इन्हें लिखते थे। सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति समुद्रगुप्त की है, जिसे उनके कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के रूप में लिखा। समुद्रगुप्त एक महान विजेता, हरिशेन ने समुद्रगुप्त को ईश्वर के समान बताया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के 12 शासकों ने हारने के बाद समर्पण किया, जिन्हें समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति दी। गुप्त वंश के अन्य राजा, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के पहले शासक जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की।
चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इनके दरबार में कालिदास, कवि और आर्यभट्ट, खगोलशास्त्री जैसे विद्वान थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में शक विजय प्राप्त की थी। हर्षवर्धन और हर्षचरित, राजा हर्षवर्धन ने लगभग 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित संस्कृत में लिखी। चीनी यात्री श्विनसोंग काफी समय तक हर्ष के दरबार में रहे थे। दक्षिण के राजवंश पल्लव और चालुक्य, पल्लव, इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। इनका राज्य कावेरी डेल्टा तक फैला था। चालुक्य, इनकी राजधानी ऐहोल थी। यह एक व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। पुलकेशिन द्वितीय, सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा। उनके दरबारी कवि रविकीर्ति ने उनके बारे में प्रशस्ति लिखी। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर आगे बढ़ने से रोका था। राज्यों का प्रशासन और सभाएं, स्थानीय प्रशासन में नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर और सारथवा, व्यापारिक काफिले का नेता जैसे लोगों का महत्व था। पल्लव अभिलेखों में सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन और ऊर, गैर ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा का उल्लेख मिलता है। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? उत्तर, हरिसेन ने। प्रश्न, समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? उत्तर, वीणा। प्रश्न, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? उत्तर, चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन थे? उत्तर, बाणभट्ट। प्रश्न, हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किस चालुक्य राजा ने रोका था? उत्तर, पुलकेशिन द्वितीय। प्रश्न, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, ऐहोल। प्रश्न, पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? उत्तर, कांचीपुरम। प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति किसने लिखी थी? उत्तर, रविकीर्ति। प्रश्न, गुप्त काल के किस शासक के दरबार में नवरत्न थे? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। प्रश्न, नगर श्रेष्ठी का क्या अर्थ था? उत्तर, शहर का मुख्य बैंकर या व्यापारी। प्रश्न, पल्लव काल में सभा किसे कहा जाता था? उत्तर, ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को। प्रश्न, कालिदास के सबसे प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? उत्तर, अभिज्ञान शाकुंतलम। प्रश्न, सारथवा कौन होता था? उत्तर, व्यापारियों के काफिले का नेता। प्रश्न, दक्षिणापथ के कितने राजाओं ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था? उत्तर, 12 राजाओं ने। प्रश्न, आर्यावर्त के कितने राजाओं को समुद्रगुप्त ने समूल नष्ट कर दिया था? उत्तर, 9 राजाओं को। प्रश्न, गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर, गांव। प्रश्न, कालिदास के नाटकों की भाषा क्या थी? उत्तर, राजा और ब्राह्मण संस्कृत बोलते थे, जबकि अन्य लोग और महिलाएं प्राकृत। प्रश्न, फाहियान, फाशियन ने किन लोगों की दुर्दशा का वर्णन किया है? उत्तर, अछूतो, अनटचेबल्स की। प्रश्न, प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, मुख्य शिल्पकार। प्रश्न, गुप्त साम्राज्य का उदय लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? उत्तर, लगभग 1700 वर्ष पूर्व। CTET विशेष, समुद्रगुप्त की नीतियां, किसे हराया और किसे राज्य वापस किया, और दक्षिण भारतीय सभाओं, सभा, ऊर, नगरम से मिलान करने वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अभी हमने कक्षा 6 का इतिहास, प्राचीन भारत पूरा किया है। अब हम कक्षा 7 का इतिहास, मध्यकालीन भारत मेडिवल इंडिया शुरू करेंगे। इसमें हम दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और भव्य मंदिरों के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 इतिहास, हमारे अतीत 2 अध्याय 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इन्वेस्टिगेटिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यह अध्याय लगभग 700 AD से 1750 ईस्वी के बीच हुए बदलावों का एक ओवरव्यू है। एक महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स, नक्शे और समय। 12वीं सदी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने दुनिया का नक्शा बनाया था, जिसमें दक्षिण भारत को ऊपर और श्रीलंका को नीचे दिखाया गया था। बाद में 18वीं सदी में फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बहुत सटीक नक्शा बनाया। नई और पुरानी शब्दावली, समय के साथ शब्दों के अर्थ बदल गए। हिंदुस्तान, 13वीं सदी में मिन्हाज सिराज ने इसका अर्थ केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके से लिया था। आज इसका अर्थ पूरा भारत है। परदेशी, मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति परदेशी था, लेकिन आज इसका अर्थ दूसरे देश का नागरिक है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, 700 से 1750 के बीच राजपूत, राजा का पुत्र शब्द प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थों का महत्व बढ़ा। तकनीकी बदलाव, इस काल में खेती में रहत, पर्शियन व्हील, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, फायर आर्म्स, बारूद का प्रयोग शुरू हुआ। क्षेत्र और साम्राज्य, बड़े बड़े चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल साम्राज्यों ने अलग अलग क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की। पुराने और नए धर्म, इसी समय भारत में इस्लाम का आगमन हुआ और कुरान शरीफ की शिक्षाएं आईं। साथ ही हिंदू धर्म में भक्ति और देवी देवताओं की पूजा का महत्व और बढ़ा। 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। नस्तालिक और शिकस्त क्या है? उत्तर, अरबी फारसी की लेखन शैलियां, कैलीग्राफी। प्रश्न, 14वीं सदी का प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? उत्तर, जियाउद्दीन बर्नी। प्रश्न, कायस्थ कौन थे और मध्यकाल में उनका महत्व क्यों बढ़ा? उत्तर, लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। प्रश्न, मध्यकाल में खेती के लिए सिंचाई की किस नई तकनीक का प्रयोग हुआ? उत्तर, रहत, पर्शियन व्हील। प्रश्न, कुरान शरीफ का संदेश भारत में सबसे पहले किसके जरिए पहुंचा? उत्तर, व्यापारियों और प्रवासियों के जरिए, 7वीं सदी में। प्रश्न, मध्यकाल में विदेशी या परदेशी किसे माना जाता था? उत्तर,
जो उस समाज या संस्कृति का हिस्सा न हो, भले ही वह बगल के गांव का हो। प्रश्न, मिन्हाज सिराज ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किन क्षेत्रों के लिए किया था? उत्तर, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की जमीन। प्रश्न, मानचित्रकार कार्टोग्राफर किसे कहते हैं? उत्तर, जो व्यक्ति नक्शे मैप्स बनाता है। प्रश्न, जाति पंचायत का क्या कार्य था? उत्तर, अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखना और नियम बनाना। प्रश्न, अभिलेखागार आर्काइव्स किसे कहते हैं? उत्तर, वह स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। प्रश्न, 700 से 1750 ईस्वी के बीच सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या था? उत्तर, नई प्रौद्योगिकियों और फसलों आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी का आना। प्रश्न, मध्यकाल में किस भाषा को विद्वानों की भाषा माना जाता था और आम लोग इसे नहीं जानते थे? उत्तर, संस्कृत। प्रश्न, अमीर खुसरो ने 1318 में विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं के बारे में क्या बताया था? उत्तर, उन्होंने सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी आदि भाषाओं का उल्लेख किया जो आज भी मौजूद हैं। प्रश्न, शरिया क्या है? उत्तर, मुस्लिम कानून। प्रश्न, इतिहासकार समय को केवल घंटों या दिनों के रूप में नहीं देखते बल्कि किस रूप में देखते हैं? उत्तर, सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों के रूप में। प्रश्न, पांडुलिपियों की प्रतिकृति कॉपीज बनाते समय लिपिक क्या बदलाव कर देते थे? उत्तर, वे छोटे मोटे शब्द या वाक्य बदल देते थे जिससे समय के साथ मूल ग्रंथ बदल गया। प्रश्न, इस्लाम के 2 मुख्य संप्रदाय कौन से थे? उत्तर, शिया और सुन्नी। प्रश्न, राजपूत शब्द का व्यापक प्रयोग किन लोगों के लिए होने लगा था? उत्तर, केवल राजाओं के लिए नहीं बल्कि सेनापतियों और सैनिकों के लिए भी। प्रश्न, मुगलों के पतन के बाद क्या क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे? उत्तर, हां, 18वीं सदी में क्षेत्रीय राज्यों का फिर से उदय हुआ। प्रश्न, मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ करने से किन लोगों को पलायन करना पड़ा? उत्तर, वनवासियों फॉरेस्ट ड्वेलर्स को। CTET विशेष स्मार्ट टिप, इस चैप्टर से अक्सर शब्दावली जैसे हिंदुस्तान का बदलता अर्थ और तकनीकी बदलावों रहत चरखा पर प्रश्न आते हैं। मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवशाली काल की ओर बढ़ रहे हैं। यह वह समय था जब क्षेत्रीय शक्तियों ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। यह है अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य, न्यू किंग्स एंड देयर किंगडम्स। इस अध्याय में हम 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राजवंशों जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहानों के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2, नए राजा और उनके राज्य। एक महत्वपूर्ण थ्योरी, डीप कॉन्सेप्ट्स, सामंतों का उदय। 7वीं सदी तक बड़े भूस्वामी या योद्धा सरदार सामंत कहलाते थे। जब सामंतों की शक्ति बढ़ जाती थी तो वे खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे और अपने राजा से स्वतंत्र हो जाते थे। उदाहरण, राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन दंतेदुर्ग ने अपने स्वामी को हराकर राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी। उसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया ताकि जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी वो क्षत्रिय बन सके। त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए 3 प्रमुख राजवंशों के बीच सदियों तक युद्ध चला। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। राजा ब्राह्मणों को इनाम में भूमि देते थे जिसका विवरण ताम्रपत्रों कॉपर प्लेट्स पर खुदवाया जाता था। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। गजनी, अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद ने भारत के संपन्न मंदिरों जैसे सोमनाथ पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के युद्ध 1191 और 1192 हुए, जिसने भारत में तुर्की शासन का रास्ता खोला। चोल साम्राज्य, दक्षिण का वैभव। विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की। राजराज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम सबसे शक्तिशाली राजा थे। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया और एक बड़ी नौसेना बनाई। स्थापत्य, तंजावुर और गंगैकोंडचोलपुरम के भव्य मंदिर चोलों की कला के प्रतीक हैं। चोल काल की कांस्य मूर्तियां, ब्रॉन्ज इमेजेस, दुनिया में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती हैं। 2. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, दंतेदुर्ग ने। प्रश्न, हिरण्यगर्भ स्वर्णगर्भ अनुष्ठान का क्या उद्देश्य था? उत्तर, जन्म से क्षत्रिय न होने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म दिलाना। प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल किन 3 वंशों के बीच था? उत्तर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। प्रश्न, कन्नौज शहर किस नदी के किनारे स्थित था जिसके लिए संघर्ष हुआ? उत्तर, गंगा नदी। प्रश्न, सुल्तान महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? उत्तर, सोमनाथ मंदिर, गुजरात। प्रश्न, अल बेरूनी कौन था? उत्तर, सुल्तान महमूद के साथ आया एक विद्वान जिसने किताब उल हिंद लिखी। प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किसने जीता था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। प्रश्न, मूवेंदर वैलन और अरैयार क्या थे? उत्तर, धनी भूस्वामियों को राजाओं द्वारा दी गई उपाधियां। प्रश्न, चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उत्तर, और अ। प्रश्न, चोल प्रशासन में गांवों के समूह को क्या कहते थे? उत्तर, नाडू नाडू। प्रश्न, चोल काल में मंदिरों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? उत्तर, देवदान या तिरुनमटुकनी। प्रश्न, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? उत्तर, ब्रह्मदेय। प्रश्न, उत्तर मेरूर अभिलेख उत्तिरमरूर इंस्क्रिप्शन से क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, चोल काल में ग्राम प्रशासन और समितियों के चुनाव की प्रक्रिया। प्रश्न, चोलों की राजधानी तंजावुर में प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
उत्तर राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर मंदिर। प्रश्न गंगैकोंडचोलपुरम का निर्माण किसने कराया? उत्तर राजेंद्र प्रथम ने गंगा विजय की याद में। प्रश्न चोल काल की सबसे प्रसिद्ध धातु मूर्ति कौन सी है? उत्तर नटराज की कांस्य मूर्ति। प्रश्न गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि को क्या कहते थे? उत्तर वेल नवगाई। प्रश्न चोल काल में सभा की सदस्यता के लिए क्या योग्यता अनिवार्य थी? उत्तर अपना घर होना चाहिए, आयु 35-70 वर्ष और वेदों का ज्ञान होना चाहिए। प्रश्न एलोरा की गुफा -15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? उत्तर राष्ट्रकूट काल की। प्रश्न सोमनाथ मंदिर के विनाश के बाद महमूद कहाँ का सुल्तान बना रहा? उत्तर गजनी का। CTET विशेष चोलों की ग्राम प्रशासन प्रणाली, उत्तर मेरुर अभिलेख और भूमि के प्रकारों ब्रह्मदेय वेल नवगाई से मिलान करने वाले प्रश्न हर साल आते हैं। CTET में अक्सर इनके प्रशासनिक सुधारों से प्रश्न आते हैं। यहाँ दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तानों की विस्तृत थ्योरी दी गई है। दिल्ली सल्तनत प्रमुख राजवंश और सुल्तान। एक प्रारंभिक तुर्की शासक गुलाम वंश 1206-1290। इसे ममलूक या गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी और लाख बख्श लाखों का दान देने वाला कहलाया। इल्तुतमिश इसने शासन को मजबूती दी। 40 गुलाम सरदारों का समूह तुर्कों ने चेलगानी बनाया और एकता प्रणाली की शुरुआत की। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। उसने पुरुषों के समान पोशाक पहनना शुरू किया जिससे दरबारी उससे नाराज रहने लगे। गयासुद्दीन बलबन इसने 40 दल को खत्म किया। इसने सिजदा और पाबोस घुटनों पर बैठकर सुल्तान को नमन करना जैसी प्रथाएं शुरू की ताकि सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़े। 2 खिलजी वंश 1290-1320। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। उसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई, वस्तुओं की कीमतें तय की, सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, घोड़ों को दागने ब्रांडिंग और सैनिकों का हुलिया आइडेंटिटी कार्ड रखने की प्रथा शुरू की। सीरी नामक सैन्य शहर बसाया। 3 तुगलक वंश 1320-1414। गयासुद्दीन तुगलक इसने तुगलकाबाद शहर बसाया और सिंचाई के लिए नहरें बनवाईं। मुहम्मद बिन तुगलक इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था क्योंकि इसकी योजनाएं बहुत आगे की थी लेकिन असफल रहीं। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद दक्षिण भारत ले गया। चांदी के बजाय तांबे के सिक्कों की सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी चलाई। गंगा यमुना के उपजाऊ दोआब क्षेत्र में टैक्स बढ़ाया। फिरोज शाह तुगलक इसने बहुत से लोकोपकारी कार्य किए। हिसार फिरोजाबाद जौनपुर जैसे नए शहर बसाए। गिरे हुए स्मारकों कुतुब मीनार आदि की मरम्मत कराई। 4 सैयद और लोदी वंश 1414-1526। बहलोल लोदी लोदी वंश पहला अफगान वंश का संस्थापक। सिकंदर लोदी इसने आगरा शहर बसाया और खेती के लिए गज सिकंदरी भूमि मापन की इकाई शुरू की। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसे हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। तुलनात्मक अध्ययन CTET के लिए महत्वपूर्ण विशेषता अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक सेना रक्षात्मक मंगोलों से बचाव के लिए। आक्रामक मंगोल क्षेत्र जीतने की योजना। शहर सीरी नामक नया सैन्य शहर बनाया। दिल्ली के पुराने शहर को खाली कराकर दौलताबाद ले गया। राजस्व उपज का 50% कर तय किया। अकाल के समय भी कर बढ़ा दिया। मुद्रा कोई नया प्रयोग नहीं किया। सांकेतिक मुद्रा तांबे के सिक्के चलाई। अब आपको सभी प्रमुख सुल्तानों का आधार मिल गया होगा। अब हम मध्यकालीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक की शुरुआत कर रहे हैं जिसने भारतीय राजनीति और संस्कृति को एक नई दिशा दी। अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान द सल्टन्स ऑफ दिल्ली। 12वीं सदी के अंत में दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। इस अध्याय में हम दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। 1 महत्वपूर्ण थ्योरी डीप कॉन्सेप्ट्स। 5 राजवंश क्रम याद रखें। तुर्की शासक गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया सुल्तान। खिलजी वंश जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश खिज्र खां। लोदी वंश बहलोल लोदी अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। रजिया सुल्तान 1236-1240 इल्तुतमिश की बेटी। वह दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी, लेकिन एक महिला शासिका को स्वीकार करना उस समय के दरबारी वर्ग के लिए कठिन था। तवारीख सुल्तानों के शासनकाल के इतिहास को तवारीख कहा जाता था। ये शिक्षित व्यक्तियों सचिवों कवियों द्वारा फारसी भाषा में लिखे जाते थे। ये लेखक अक्सर सुल्तानों को न्याय चक्र और जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में सलाह देते थे। इक्ता प्रणाली इक्ता सिस्टम सुल्तान अपने सेनापतियों को इलाकों के शासन की जिम्मेदारी देते थे। इन इलाकों को इक्ता और इनके धारकों को इक्तादार या मुक्ति कहा जाता था। उनका काम सैनिक सेवा देना और राजस्व वसूलना था। मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए थे। अलाउद्दीन ने सीरी नामक एक नया सैन्य शहर गैरिसन टाउन बसाया था। 2 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी? उत्तर फारसी। प्रश्न रजिया सुल्तान को सिंहासन से कब हटाया गया? उत्तर 1240 ईस्वी में।
प्रश्न, इक़्तादार या मुक्ति का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। प्रश्न, दक्षिण भारत की विजय का सैन्य अभियान किस सुल्तान ने शुरू किया? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न, टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किस सुल्तान ने किया था? उत्तर, मोहम्मद तुगलक। प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने सबसे पहले सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न, कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने। प्रश्न, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? उत्तर, मोरक्को, अफ्रीका। प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? उत्तर, लोदी वंश। प्रश्न, गैरिसन शहर गैरिसन टाउन का क्या अर्थ है? उत्तर, किलेबंद बसाव जहां सैनिक रहते थे। प्रश्न, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में इतिहास लिखने वालों को क्या कहा जाता था? उत्तर, तवारीख के लेखक। प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि पर कितना कर खराज तय किया था? उत्तर, किसान की उपज का 50%। प्रश्न, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? उत्तर, दौलताबाद, देवगिरी। प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, कमजोर उत्तराधिकारी और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। प्रश्न, बंदगी बंडगन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उत्तर, उन गुलामों के लिए जिन्हें सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक ने किन शहरों की स्थापना की थी? उत्तर, हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर। प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का सबसे ज्यादा विस्तार किसके समय हुआ? उत्तर, मोहम्मद तुगलक के समय। प्रश्न, किस सुल्तान ने कीमतों पर नियंत्रण मार्केट कंट्रोल के लिए कठोर नियम बनाए? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किसके बीच हुआ? उत्तर, बाबर और इब्राहिम लोदी। यहीं से सल्तनत खत्म हुई। प्रश्न, सल्तनत काल में मुक्ति अपने पास ज्यादा पैसे न रख सके, इसके लिए क्या व्यवस्था थी? उत्तर, उनका पद वंशानुगत नहीं था और उनके तबादले बार बार किए जाते थे। CTET विशेष, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के प्रशासनिक कदमों के बीच का अंतर, जैसे अलाउद्दीन का रक्षात्मक रवैया और तुगलक का आक्रामक रवैया, अक्सर कथन और कारण वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। इतिहास के उस दौर में कदम रख रहे हैं जिसने न केवल भारत की सीमाओं को विस्तृत किया, बल्कि स्थापत्य कला और प्रशासन में नए मानक स्थापित किए। ये है अध्याय 4, मुगल साम्राज्य, द मुगल एम्पायर। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से 17वीं सदी के अंत तक मुगलों ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अधिकार कर लिया था। अध्याय 4, मुगल साम्राज्य। 1, प्रमुख मुगल शासक और उनका काल। थियरी, बाबर 1526-1530। इसने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसने सबसे पहले युद्ध में तोपों का प्रभावी उपयोग किया। हुमायूं 1530, 1540, 1555, 1556। इसे शेरशाह सूरी ने हराकर भारत से बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन बाद में इसने दोबारा सत्ता हासिल की। अकबर 1556-1605 मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक। उसने 13 वर्ष की आयु में शासन संभाला। उसने सुलह-ए-कुल सर्वत्र शांति की नीति अपनाई और सभी धर्मों के बीच संवाद के लिए इबादत खाना बनवाया। जहांगीर 1605-1627। इसके काल में चित्रकला अपने चरम पर थी। उसकी पत्नी नूरजहां का प्रशासन पर बहुत प्रभाव था। शाहजहां 1627-1658। इसे इमारतों का निर्माता कहा जाता है। इसने ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनवाई। औरंगजेब 1658-1707। इसके समय मुगल साम्राज्य भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा था, लेकिन दक्कन के युद्धों और मराठों शिवाजी महाराज के विद्रोह ने साम्राज्य को कमजोर करना शुरू कर दिया। 2, महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावली। CTET के लिए अति महत्वपूर्ण। मनसबदारी प्रथा, मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था। मनसब, इसका अर्थ है पद या हैसियत। जात, जैट, इससे अधिकारी की प्रतिष्ठा और वेतन तय होता था। सवार, सवार, इससे यह तय होता था कि अधिकारी को कितने घुड़सवार रखने हैं। जागीर, मनसबदारों को वेतन के बदले जो भूमि क्षेत्र दिया जाता था उसे जागीर कहते थे। ये सल्तनत काल के इक्ता जैसा था। जब्त, जाब्त, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल का औसत निकालकर खेती पर जो टैक्स व्यवस्था लागू की उसे जब्त कहा जाता था। अकबरनामा और आईने अकबरी, अकबर के मित्र और दरबारी अबुल फजल ने अकबर का इतिहास 3 जिल्दों वॉल्यूम्स में लिखा। तीसरी जिल्द आईने अकबरी कहलाती है, जिसमें प्रशासन और संस्कृति का वर्णन है। 3, 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न। PYQ बेस्ड प्रश्न। मुगल कौन थे? उत्तर, वे माता की ओर से चंगेज खान मंगोल और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ? उत्तर, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रश्न, सुलह-ए-कुल की नीति किसने अपनाई थी? उत्तर, अकबर ने। प्रश्न, दीन-ए-इलाही क्या था? उत्तर, अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक विचार जो नैतिकता और शांति पर आधारित था। प्रश्न, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते थे? उत्तर, मनसबदार। प्रश्न, जब्त राजस्व प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी? उत्तर, राजा टोडरमल, अकबर के राजस्व मंत्री। प्रश्न, शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहां स्थानांतरित की थी? उत्तर, दिल्ली, शाहजहानाबाद। प्रश्न, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था? उत्तर, औरंगजेब। प्रश्न, अकबर के काल में सैन्य प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी थी? उत्तर, मीर बख्शी की।
प्रश्न, जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर था? उत्तर, जागीरदार को वेतन के बदले भूमि मिलती थी, जबकि जमींदार स्थानीय ग्रामीण कुलीन होते थे जो कर वसूलते थे। प्रश्न, शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच कौन सी संधि हुई थी? उत्तर, पुरंदर की संधि 1665। प्रश्न, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उत्तर, गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन। प्रश्न, इबादत खाना क्या था? उत्तर, वो स्थान जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था। प्रश्न, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? उत्तर, फारसी। प्रश्न, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, काबुल। प्रश्न, औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, जागीरों की कमी हो गई और किसानों पर शोषण बढ़ गया। प्रश्न, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? उत्तर, औरंगजेब। प्रश्न, खानवा का युद्ध 1527 किन के बीच हुआ था? उत्तर, बाबर और राणा सांगा। प्रश्न, मदद-ए-माश क्या था? उत्तर, विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि। प्रश्न, फतवा-ए-आलमगीरी किस शासक से संबंधित है? उत्तर, औरंगजेब। यह मुस्लिम कानूनों का संग्रह है। सीटीईटी विशेष, मनसब और जात के अंतर, टोडरमल की राजस्व व्यवस्था और अबुल फजल की कृतियों से मिलान वाले प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां पत्थरों ने अपनी कहानी खुद अब हम मध्यकालीन इतिहास के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां पत्थरों ने अपनी कहानी खुद लिखी है। यह है अध्याय 5, शासक और इमारतें, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। मध्यकाल में राजाओं ने दो तरह की इमारतें बनाई। पहली, किले, महल और मकबरे, सुरक्षा और आराम के लिए। दूसरी, मंदिर, मस्जिद और कुएं, जनता के उपयोग और अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। अध्याय 5, शासक और इमारतें। 1. स्थापत्य कला की शैलियां, थियरी। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण, ट्राबिटे, 7वीं से 10वीं सदी के बीच वास्तुकला की वो शैली जिसमें छत, दरवाजे और खिड़कियां दो सीधे खंभों पर एक आर पार शैती बीम रखकर बनाए जाते थे। चापाकार शैली, आर्क्यूट। 12वीं सदी के आसपास दो महत्वपूर्ण बदलाव आए। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर का भार मेहराबों, आर्चेस पर डाल दिया गया। निर्माण में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, जिससे विशाल ढांचे बनाना आसान हो गया। 2. मंदिर निर्माण और राजनीति। राजा अपनी शक्ति और भक्ति दिखाने के लिए मंदिर बनाते थे। कंदरिया महादेव मंदिर, चंदेल राजवंश के राजा धनदेव ने 999 ईस्वी में बनवाया था। राजराजेश्वर मंदिर, तंजावुर। इसका शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसके ऊपर 90 टन का पत्थर चढ़ाने के लिए 4 किलोमीटर लंबा चढ़ाईदार रास्ता, इंक्लाइन पाथ, बनाया गया था। 3. मस्जिद और बगीचे, मुगल काल, चारबाग, चहरबाग। मुगलों ने उद्यानों को 4 समान हिस्सों में बांटने की परंपरा शुरू की। हुमायूं के मकबरे, शालीमार बाग और ताजमहल में यह स्पष्ट दिखता है। पित्रादूरा, पिएट्राडूरा, उत्कीर्णित संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन, कीमती पत्थरों को जड़कर बनाई गई सुंदर नक्काशी। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले में इसका बहुत उपयोग किया। 4. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। अनुप्रस्थ टोडा, ट्राबिटे तकनीक का प्रयोग किस काल में अधिक हुआ? उत्तर, 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। प्रश्न, मेहराब आर्च का आधार भाग क्या कहलाता है जो पूरे भार को थामता है? उत्तर, डार्ट या कीस्टोन, कीस्टोन। प्रश्न, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर किस देवता को समर्पित है? उत्तर, भगवान शिव। प्रश्न, चारबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुई? उत्तर, बाबर। यद्यपि इसका सबसे भव्य रूप अकबर और शाहजहां के समय दिखा। प्रश्न, शाहजहां के दीवान-ए-आम में सिंहासन के पीछे की नक्काशी में किस यूनानी देवता को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? उत्तर, ऑर्फियस, ऑफियस। प्रश्न, पित्रादूरा तकनीक का सबसे सुंदर उदाहरण कहाँ मिलता है? उत्तर, ताजमहल और दिल्ली के लाल किले के दीवान-ए-खास में। प्रश्न, सुल्तान इल्तुतमिश ने हौज़-ए-सुल्तानी, बड़ा जलाशय, कहाँ बनवाया था? उत्तर, दिल्ली-ए-कोहना के एकदम निकट। प्रश्न, मुगलों की वास्तुकला में हष्ट-बेहिश्त 8 स्वर्ग क्या था? उत्तर, एक केंद्रीय कक्ष जो 8 कमरों से घिरा होता था। प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर किया गया है? उत्तर, यमुना नदी। प्रश्न, किबला, किबला क्या है? उत्तर, नमाज के दौरान मक्का की ओर की दिशा। भारत में ये पश्चिम की ओर होती है। प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? उत्तर, शाहजहां। प्रश्न, गोपुरम, गोपुरम क्या है? उत्तर, दक्षिण भारतीय मंदिरों का विशाल प्रवेश द्वार। प्रश्न, फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला पर किस क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट दिखता है? उत्तर, गुजरात और बंगाल की स्थापत्य शैली का। प्रश्न, बंगाल गुंबद, बांग्ला डोम क्या है? उत्तर, मुगलों द्वारा अपनाई गई बांस की झोपड़ी जैसी दिखने वाली छत की शैली। प्रश्न, सुल्तान महमूद गजनवी ने मंदिरों को क्यों नष्ट किया? उत्तर, अपनी राजनीतिक शक्ति और विजय के प्रदर्शन के लिए। प्रश्न, चोल काल में मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि और क्या थे? उत्तर, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। प्रश्न, शाहजहां की राजधानी शाहजहानाबाद में कौन सी प्रसिद्ध मस्जिद स्थित है? उत्तर, जामा मस्जिद। प्रश्न, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न, वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? उत्तर, दक्षिण भारत में। सीटीईटी विशेष,
वास्तुकला की श्रेणियों, अनुप्रस्थ टोडा बनाम चापाकार और शाहजहां के दरबार के न्याय के प्रतीकों पित्रादूरा से जुड़े प्रश्न गहराई से पूछे जाते हैं। अब हम मध्यकालीन भारत के आर्थिक और व्यावसायिक जीवन की यात्रा पर निकलेंगे। ये है अध्याय 6, नगर, व्यापारी और शिल्पीजन, टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्सपर्सन्स। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मध्यकाल में शहर कैसे विकसित हुए और भारत का व्यापार दुनिया भर में कैसे फैला। अध्याय 6, नगर, व्यापारी और शिल्पीजन। 1. नगरों के प्रकार, थियरी। मध्यकाल में नगरों को उनकी मुख्य गतिविधि के आधार पर बांटा जा सकता था। प्रशासनिक नगर, जहां राजा और उनका दरबार होता था, जैसे तंजावुर। मंदिर नगर, जो तीर्थयात्रा के केंद्र थे और मंदिर की अर्थव्यवस्था के कारण विकसित हुए, जैसे भीलस्वामिन, सोमनाथ, कांचीपुरम। वाणिज्यिक और पत्तन नगर, व्यापार और बंदरगाहों के पास बसे शहर, जैसे हम्पी, मसूलीपट्टनम, सूरत। 2. 3 महत्वपूर्ण शहरों का अध्ययन, केस स्टडीज। हम्पी, यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच। यहाँ की दीवारों के निर्माण में गारे या चूने का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे के भीतर फंसाकर इंटरलॉकिंग बनाया गया था। सूरत, इसे मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री यहीं से रवाना होते थे। सूरत अपने जरी, गोल्डन लेस वाले सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हुंडी, काहिरा, बसरा और एंटवर्प के बाजारों तक मान्य थी। मसूलीपट्टनम, ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। 17वीं सदी में इस पर नियंत्रण के लिए डच और अंग्रेजों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ। यहाँ का कलमकारी काम विश्व प्रसिद्ध था। 3. व्यापारी और शिल्पी बंजारे, ये खानाबदोश व्यापारी थे जो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। गिल्ड, मणिग्रामम और नंदेसी, दक्षिण भारत के व्यापारियों के शक्तिशाली संगठन, गिल्ड्स, जो व्यापार की सुरक्षा और नियमों के लिए बने थे। बिदरी, बीदर के शिल्पकारों ने तांबे और चांदी में जड़ाऊ काम शुरू किया, जिसे बिदरी कला कहा गया। 4. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। हुंडी से क्या तात्पर्य है? उत्तर, एक दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि दर्ज होती थी, इसे दूसरी जगह दिखाकर पैसे प्राप्त किए जा सकते थे। प्रश्न, विठल मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, हम्पी, विजयनगर में। प्रश्न, मध्यकाल में पश्चिम का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता था? उत्तर, सूरत। प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1336 ईस्वी में। प्रश्न, कलमकारी कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? उत्तर, मसूलीपट्टनम। प्रश्न, हम्पी के विनाश का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, 1565 में तालिकोटा के युद्ध में दक्कनी सुल्तानों द्वारा हार। प्रश्न, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? उत्तर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रश्न, पांचाल या विश्वकर्मा समुदाय में कौन कौन शामिल थे? उत्तर, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई। प्रश्न, सूरत के वस्त्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर, सुनहरे गोटे वाली जरी की किनारियां। प्रश्न, मंदिर नगरों के विकास का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, शासकों द्वारा दान और तीर्थयात्रियों द्वारा चढ़ावा। प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? उत्तर, 1498 ईस्वी में, कालीकट। प्रश्न, चोल काल की कांस्य मूर्तियां किस विधि से बनाई जाती थी? उत्तर, लुप्त मोम तकनीक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। प्रश्न, अंग्रेज और डच व्यापारियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण क्यों चाहा? उत्तर, क्योंकि यह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। प्रश्न, बिदरी शिल्प का नाम किस शहर के नाम पर पड़ा? उत्तर, बीदर, कर्नाटक। प्रश्न, व्यापारियों के संघ को दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? उत्तर, मणिग्रामम और नानादेशी। प्रश्न, सालसेट और बेसिन के द्वीप किसके नियंत्रण में थे? उत्तर, पुर्तगालियों के। प्रश्न, कासा, बेल मेटल, मेरांगे, तिन का अनुपात उच्च क्यों रखा जाता था? उत्तर, ताकि घंटी जैसी ध्वनि पैदा हो सके। प्रश्न, मध्यकाल में रेशम मार्ग, सिल्क रूट पर भारतीय मसालों की मांग क्यों थी? उत्तर, स्वाद और भोजन को सुरक्षित रखने के लिए। प्रश्न, काबुल किसके व्यापार का मुख्य केंद्र था? उत्तर, घोड़ों के व्यापार का। प्रश्न, मुल्ला अब्दुल गफूर और विजी वोरा कौन थे? उत्तर, सूरत के अत्यंत धनी व्यापारी जिनके पास कई जहाज थे। CTET विशेष, हुंडी, बंजारे और हम्पी की वास्तुकला, इंटरलॉकिंग से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम मध्यकालीन भारत के एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जो शहरों और गांवों से दूर जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में अपनी स्वतंत्र संस्कृति बनाए हुए था। यह है अध्याय 7, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। अध्याय 7, जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। 1. जनजातीय समाज, थियरी, विशेषताएं। ये समुदाय ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित कर्मकांडों और ऊंच नीच के नियमों को नहीं मानते थे। इनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों, खेती, शिकार, संग्रह पर निर्भर था। प्रमुख जनजातियां और क्षेत्र, खोखर और गक्खर, पंजाब क्षेत्र। लंगा और अर्घुन, मुल्तान और सिंध। बलोच, उत्तर पश्चिम के शक्तिशाली कबीले। नागा, अहोम, उत्तर पूर्व। मुंडा और संताल, बिहार, ओडिशा और बंगाल। कोली और बेराद, महाराष्ट्र और कर्नाटक की पहाड़ियां। भील, पश्चिमी और मध्य भारत। गोंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 2. खानाबदोश और बंजारे, ये लोग अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। वे दूध और पशुचारी उत्पादों के बदले खेतीहरों से अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनके कारवां को टांडा कहा जाता था।
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी सेना के लिए रसद पहुंचाने में इनका उपयोग किया। 3. दो प्रमुख जनजातीय राज्य केस स्टडीज गोंड गॉन्स ये गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते थे। इनका राज्य गढ़ में बटा था। हर गढ़ 84 गांवों की इकाई 84 में और 84 आगे बरहोतों 12-12 गांव में बटा था। प्रसिद्ध शासक गढ़ाकटगा के राजा अमनदास संग्राम शाह और उनकी बहू रानी दुर्गावती। अहोम्स ये म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। इन्होंने भूइयां भूस्वामी की पुरानी व्यवस्था को खत्म किया। पैक अहोम राज्य बेगाड़ पर निर्भर था। जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उन्हें पाइक कहा जाता था। प्रत्येक गांव को बारी बारी से पाइक भेजने होते थे। अहोम समाज खेल नामक कुलों में बटा था। 4. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न। जनजातीय समुदायों के इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर मौखिक परंपराएं, क्योंकि उनके पास लिखित दस्तावेज नहीं थे। प्रश्न उत्तर पश्चिम भारत की सबसे शक्तिशाली जनजाति कौन सी थी? उत्तर बलोच। प्रश्न बंजारों के कारवां को क्या कहा जाता था? उत्तर टांडा। प्रश्न स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या है? उत्तर जंगलों को जलाकर साफ करना और राख में खेती करना, फिर कुछ साल बाद नई जगह जाना। प्रश्न गढ़ाकटगा का पतन किसके आक्रमण से हुआ? उत्तर 1565 में आसफ खान के नेतृत्व वाली मुगल सेना से। प्रश्न रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? उत्तर गढ़ाकटगा गोंड राज्य। प्रश्न अहोम राज्य में पाइक किसे कहा जाता था? उत्तर उन लोगों को जिनसे अनिवार्य रूप से राज्य के लिए सेवा मजदूरी ली जाती थी। प्रश्न अहोम समाज के कुल को क्या कहा जाता था? उत्तर खेल। प्रश्न बुरांजी क्या है? उत्तर अहोमों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां। प्रश्न अकबर के सेनापति राजा मानसिंह ने किस जनजाति को 1591 में पराजित किया था? उत्तर चेरो जनजाति। प्रश्न 84 व्यवस्था का संबंध किस जनजातीय प्रशासन से है? उत्तर गोंड राज्य से। प्रश्न गोंड राजाओं ने राजपूत होने का दावा क्यों किया? उत्तर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रश्न अहोमों ने किस नई तकनीक का उपयोग युद्ध में किया था? उत्तर बारूद और तोपों का निर्माण 1660 के दशक तक। प्रश्न वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोगों को क्या कहा जाता था? उत्तर अछूत या अंत्यज ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार। प्रश्न गक्खर जनजाति के मुखिया कमल खान गक्खर को अकबर ने क्या बनाया था? उत्तर मनसबदार। प्रश्न भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ केंद्रित थी? उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में। प्रश्न गद्दी गढ़रिया जनजाति कहाँ रहती थी? उत्तर पश्चिमी हिमालय हिमाचल प्रदेश। प्रश्न अहोम राज्य की जनगणना किस आधार पर होती थी? उत्तर पाइक की संख्या के आधार पर। प्रश्न गोंडवाना के गोंड राज्यों के उदय ने समाज में क्या बदलाव लाया? उत्तर समाज असमान वर्गों में बंटने लगा, राजा ब्राह्मण और साधारण गोंड। प्रश्न मिराज जुमला ने किस वर्ष अहोमों पर सफल आक्रमण किया था? उत्तर 1662 ईस्वी में। CTET विशेष पाइक खेल टांडा और 84 जैसे शब्दों का अर्थ मिलान करने के लिए बार बार पूछा जाता है। अब हम मध्यकालीन भारत के सबसे खूबसूरत और शांत दौर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां धर्म केवल कर्मकांड नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति का मार्ग बन गया। यह है अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। इस अध्याय में हम भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसने समाज में फैली ऊंच नीच की दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया। अध्याय 8 ईश्वर से अनुराग। 1 भक्ति आंदोलन के प्रमुख विचार थियरी नयनार और अलवार दक्षिण भारत 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच। नयनार शिव के भक्त कुल संख्या 63। इनके गीतों के संकलन तेवरम और तिरुवाचकम हैं। अलवार विष्णु के भक्त कुल संख्या 12। इनके गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधम है। शंकराचार्य 8वीं सदी केरल में जन्मे। इन्होंने अद्वैतवाद जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं का प्रचार किया। रामानुज 11वीं सदी तमिलनाडु में जन्मे। इन्होंने विशिष्टाद्वैत आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है का सिद्धांत दिया। बसवन्ना का वीरशैववाद कर्नाटक में 12वीं सदी में शुरू हुआ। इन्होंने सभी मनुष्यों की समानता और कर्मकांडों के विरोध पर जोर दिया। 2 उत्तर भारत के संत और सूफीवाद सूफी संत ये मुस्लिम रहस्यवादी थे जो बाहरी धार्मिक आडंबरों को नकारते थे। वे जिक्र नाम का जाप और समा गाना के जरिए ईश्वर के करीब पहुंचना चाहते थे। प्रमुख केंद्र खानका सूफी संतों के रहने का स्थान। चिश्ती सिलसिला सबसे प्रभावशाली था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया बाबा गुरु नानक इन्होंने नाम जपना कीरत करना और वन छकना का उपदेश दिया। उनके अनुयायी धर्मशाल जिसे आप गुरुद्वारा कहते हैं में इकट्ठा होते थे। कबीर इनके विचार साखी और पदों में मिलते हैं। इन्होंने पुरोहितीय वर्ग और जाति प्रथा पर तीखा प्रहार किया। उनके शब्द गुरु ग्रंथ साहिब पंचवाणी और बीजक में सुरक्षित हैं। 3 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर शंकराचार्य। प्रश्न अलवार संतों की संख्या कितनी थी और वे किसके भक्त थे? उत्तर 12 भगवान विष्णु के। प्रश्न तेवरम और तिरुवाचकम किन संतों के गीतों के संकलन हैं? उत्तर नयनार संतों के।
प्रश्न, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, रामानुज ने। प्रश्न, वीरशैव आंदोलन कहाँ और किसने शुरू किया था? उत्तर, कर्नाटक में बसवन्ना, अल्लम प्रभु और अक्का महादेवी ने। प्रश्न, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कौन थे जिन्होंने विठल की पूजा पर जोर दिया? उत्तर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। प्रश्न, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? उत्तर, गुजरात के प्रसिद्ध गीत वैष्णव जन तो। प्रश्न, सूफी संतों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? उत्तर, खानका। प्रश्न, गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? उत्तर, गुरु अंगद भाई लहना को। प्रश्न, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? उत्तर, गुरु अर्जुन देव ने 1604 में। प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। प्रश्न, मीराबाई किसकी शिष्या थी? उत्तर, संत रविदास, जो एक अछूत मानी जाने वाली जाति से थे। प्रश्न, कबीर की रचनाएं किन ग्रंथों में सुरक्षित हैं? उत्तर, बीजक, पंचवाणी और गुरु ग्रंथ साहिब। प्रश्न, लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? उत्तर, बाबा गुरु नानक देव जी ने। प्रश्न, सूफी शब्दावली में समा का क्या अर्थ है? उत्तर, आध्यात्मिक संगीत गाना। प्रश्न, शंकरदेव ने किस क्षेत्र में भक्ति का प्रचार किया? उत्तर, असम असमिया भाषा में। प्रश्न, सूरदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। प्रश्न, तुकाराम के भक्ति गीतों को क्या कहा जाता है? उत्तर, अभंग। प्रश्न, गुरु नानक के उपदेशों का सार किन 3 शब्दों में है? उत्तर, नाम, दान और स्नान, पवित्रता। प्रश्न, हठयोग और सिद्ध संप्रदायों ने किस पर जोर दिया? उत्तर, कठिन योगाभ्यास और मन के अनुशासन पर। CTET विशेष अलवार नयनार के अंतर महाराष्ट्र के संतों के नाम और गुरु नानक की शिक्षाओं से कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न अक्सर आते हैं। अब हम इतिहास के उस पड़ाव पर हैं जहां भारत के अलग अलग हिस्सों में अपनी विशिष्ट भाषा, खान पान और कला का विकास हुआ। यह है अध्याय 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बंगाली या मलयालम जैसी भाषाएं और कथक जैसा नृत्य विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान बने। अध्याय 9, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। 1. भाषा और साहित्य का विकास, थियरी। मलयालम, केरल। 9वीं शताब्दी में महोदयपुरम के चेर साम्राज्य ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में शुरू किया। ये किसी क्षेत्रीय भाषा के सरकारी रिकॉर्ड में प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण है। बंगाली, हालांकि यह संस्कृत से निकली मानी जाती है, लेकिन 15वीं 16वीं सदी तक आते आते इसमें स्थानीय बोलियां, फारसी और जनजातीय भाषाओं का मेल हो गया। मंगल काव्य, मध्यकालीन बंगाल के धार्मिक ग्रंथ जो स्थानीय देवताओं से संबंधित हैं। 2. धर्म और क्षेत्रीय पहचान, जगन्नाथ पंथ, ओडिशा, पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को क्षेत्रीय संस्कृति का केंद्र माना गया। यहाँ के स्थानीय देवता को विष्णु का रूप माना गया। 12वीं सदी में गंगा वंश के राजा अनंतवर्मन ने इस मंदिर का निर्माण शुरू कराया। पीर, बंगाल, बंगाल में उन लोगों को पीर कहा जाने लगा जिनके पास आध्यात्मिक शक्तियां मानी जाती थी। इनमें सूफी संत, सैनिक और हिंदू मुस्लिम दोनों पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। 3. नृत्य और कला, कथक, यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा से निकला है। ये पहले मंदिरों में कथा सुनाने वालों का एक समूह था। राजस्थान और लखनऊ के दरबारों में इसे संरक्षण मिला। लघु चित्रकला, मिनिएचर पेंटिंग, छोटे आकार के चित्र जो आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर बनाए जाते थे। बसहली शैली, हिमाचल प्रदेश की एक साहसी और भावपूर्ण शैली। कांगड़ा शैली, 18वीं सदी में विकसित, जिसमें कोमल रंगों, नीले और हरे का प्रयोग किया गया। 4. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। मलयालम भाषा का विकास किस साम्राज्य के तहत हुआ? उत्तर, चेर साम्राज्य, महोदयपुरम। प्रश्न, लीलातिलकम क्या है? उत्तर, 14वीं सदी का एक ग्रंथ जो व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है, मणिप्रवालम शैली में लिखित। प्रश्न, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर, राजा अनंतवर्मन, गंगवंश। प्रश्न, मणिप्रवालम शैली का क्या अर्थ है? उत्तर, हीरा और मूंगा, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का मेल। प्रश्न, कथक को शास्त्रीय नृत्य के रूप में पहचान कब मिली? उत्तर, 20वीं सदी में, लेकिन इसका विकास नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ। प्रश्न, राजपूतों की वीरता की कहानियां किस रूप में सुनाई जाती थी? उत्तर, चारण भाटों द्वारा काव्य और गीतों के रूप में। उत्तर, क्योंकि यह स्थान हज यात्रियों के लिए जहाज पकड़ने का केंद्र था। प्रश्न, बसोहली चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उत्तर, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न, बंगाल के मंगल काव्य का मुख्य विषय क्या था? उत्तर, स्थानीय देवताओं की महिमा का गुणगान। प्रश्न, मुगलों के पतन के बाद चित्रकारों ने किन क्षेत्रों की ओर रुख किया? उत्तर, हिमालय की तलहटियों, कांगड़ा, बसोहली आदि। प्रश्न, कथक नृत्य के 2 प्रमुख घराने कौन से हैं? उत्तर, राजस्थान, जयपुर और लखनऊ। प्रश्न, पीर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, मार्गदर्शक या आध्यात्मिक गुरु। प्रश्न, बंगाल में मंदिर निर्माण में 2 चाला और चौचाला क्या था? उत्तर, छतों की बनावट 2 छतों वाली और 4 छतों वाली। प्रश्न, भानुदत्त की रसमंजरी किस चित्रकला शैली का मुख्य विषय थी? उत्तर, बसोहली शैली। प्रश्न, नादिर शाह के आक्रमण 1739 का चित्रकला पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, दिल्ली के कलाकार पहाड़ों की ओर भाग गए, जिससे कांगड़ा शैली का जन्म हुआ।
प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर पर अधिकार करने का प्रयास मुगलों और मराठों ने क्यों किया? उत्तर, क्योंकि मंदिर पर नियंत्रण से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाता था। प्रश्न, कत्थक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? उत्तर, संस्कृत कथा। प्रश्न, मछली को बंगाल में ब्राह्मणों के भोजन के रूप में अनुमति क्यों दी गई? उत्तर, बंगाल की प्रचुर मछली उपलब्धता के कारण बृहद्धर्म पुराण ने इसकी अनुमति दी। प्रश्न, राजा राजवर्मन ने किस भाषा को राजकीय संरक्षण दिया? उत्तर, मलयालम। प्रश्न, कथक में जुगलबंदी क्या है? उत्तर, नर्तक और तबला वादक के बीच की प्रतिस्पर्धात्मक लय। प्रश्न, कांगड़ा शैली के चित्रों की प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या था? उत्तर, वैष्णव परंपराएं, कृष्ण और राधा की लीलाएं। CTET विशेष, मणिप्रवालम, जगन्नाथ पंथ और चित्रकला शैलियों के नाम और उनके क्षेत्रों का मिलान करने वाले प्रश्न बहुत आते हैं। अब हम इतिहास के उस रोमांचक मोड़ पर हैं जहां विशाल मुगल साम्राज्य बिखर रहा था और भारत के नक्शे पर नई शक्तियां उभर रही थी। ये है अध्याय 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। यह अध्याय बताता है कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई। अध्याय 10, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 1. मुगल साम्राज्य का संकट थियरी। कारण, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे। साम्राज्य का खजाना युद्धों में खाली हो चुका था। मनसबदारों पर नियंत्रण खत्म हो गया और शक्तिशाली सूबेदारों ने अपने स्वतंत्र राज्य बना लिए। विदेशी आक्रमण। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर हीरा व तख्ते ताउज, मयूर सिंहासन लूट लिया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने भी कई बार आक्रमण किए। 2. राज्यों का उदय। 3 श्रेणियां। पुराने मुगल प्रांत, अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये राज्य मुगल साम्राज्य से पूरी तरह अलग नहीं हुए थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र थे। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने स्थापना की। अवध, सादत खान, बुरहान उल मुल्क ने स्थापना की। बंगाल, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। वतन जागीरें। राजपूत राजाओं जैसे जयपुर के सवाई राजा जयसिंह को अपने क्षेत्रों में काफी स्वायत्ता मिली हुई थी। सशस्त्र संघर्ष से बने राज्य, मराठा, सिख और जाट। 3. मराठा, सिख और जाट सिख। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को संगठित किया। उनके बाद बंदा बहादुर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। 18वीं सदी के अंत में महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख मिसल को जोड़कर एक शक्तिशाली राज्य बनाया। मराठा, शिवाजी ने एक शक्तिशाली राज्य की नींव रखी। उनके बाद प्रशासन की शक्ति पेशवाओं, ब्राह्मण मंत्रियों के हाथ में आ गई। उन्होंने चौथ और सरदेशमुखी नामक कर वसूले। जाट, चूड़ामन और सूरजमल के नेतृत्व में जाट एक शक्तिशाली शक्ति बने। भरतपुर उनका प्रमुख केंद्र था। 4. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। नादिर शाह ने भारत, दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? उत्तर, 1739 ईस्वी में। प्रश्न, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर, सादत खान, बुरहान उल मुल्क। प्रश्न, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर, निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने 1724 में। प्रश्न, चौथ क्या था? उत्तर, मराठों द्वारा वसूला जाने वाला कर, उपज का 25% जो जमींदारों द्वारा वसूला जाता था। प्रश्न, सरदेशमुखी क्या थी? उत्तर, मुख्य राजस्व का 9-10% जो मराठा राजा को प्रधान अधिपति होने के नाते दिया जाता था। प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? उत्तर, 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। प्रश्न, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? उत्तर, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न, महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? उत्तर, लाहौर, 1799 में। प्रश्न, इजरादरी प्रथा क्या थी? उत्तर, राजस्व वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को देना, ठेकेदारी प्रथा। प्रश्न, सवाई राजा जयसिंह की राजधानी क्या थी? उत्तर, जयपुर। प्रश्न, जाटों का सबसे प्रतापी राजा किसे माना जाता है? उत्तर, राजा सूरजमल। प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किस दिन हुई थी? उत्तर, बैसाखी के दिन, 1699। प्रश्न, मराठा प्रशासन में पेशवा कौन होता था? उत्तर, मुख्यमंत्री। प्रश्न, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? उत्तर, ढाका से मुर्शिदाबाद। प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया? उत्तर, 5 बार, 1748 से 1761 के बीच। प्रश्न, जत्था और मिसल का संबंध किस समुदाय से है? उत्तर, सिख समुदाय से। प्रश्न, राखी व्यवस्था क्या थी? उत्तर, सिखों द्वारा किसानों को संरक्षण देने के बदले उपज का 20% कर के रूप में लेना। प्रश्न, शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ किस युद्ध पद्धति का प्रयोग किया? उत्तर, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध रणनीति। प्रश्न, मराठा राज्य के पतन का एक मुख्य कारण क्या था? उत्तर, आपसी फूट और पानीपत के तीसरे युद्ध में हार। प्रश्न, बंगाल के नवाबों ने किस पर नियंत्रण करने के लिए साहूकारों और महाजनों की मदद ली? उत्तर, राजस्व वसूली और इजारेदारी व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए। CTET विशेष, चौथ सरदेशमुखी की परिभाषा और अवध हैदराबाद के संस्थापकों के नाम बार बार पूछे जाते हैं। अद्भुत, आपने कक्षा 7 की इतिहास मध्यकालीन भारत को बहुत ही कम समय में और बहुत गहराई से तैयार कर लिया है। अब हम एक नई और रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं। कक्षा 8, हमारे अतीत 3, आधुनिक भारत। ये भाग CTET के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आधुनिक भारत से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं।
इसकी शुरुआत होती है यूरोपीय कंपनियों के आगमन और भारत के उपनिवेश बनने की कहानी से। कक्षा 8 अध्याय 1 और 2 व्यापार से साम्राज्य तक। 1 यूरोपीय कंपनियों का आगमन थियरी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर इजाजतनामा लेकर भारत आई। इनका मुख्य उद्देश्य मसालों और सूती कपड़ों का व्यापार करना था। प्रतिस्पर्धा पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी एक ही चीजें खरीदना चाहते थे, जिससे कीमतें बढ़ गईं और आपसी लड़ाइयां शुरू हो गईं। 2 निर्णायक युद्ध जिन्होंने भारत का भविष्य बदला। प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब हार गया। यह अंग्रेजों की पहली बड़ी राजनीतिक जीत थी। बक्सर का युद्ध 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना अंग्रेजों से हार गई। इसके बाद 1765 में दीवानी राजस्व वसूली का अधिकार अंग्रेजों को मिल गई। 3 विस्तार की नीतियां पॉलिसीज। सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। भारतीय राजाओं को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च उन्हें खुद उठाना होता था। विलय नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा। यदि किसी राजा का अपना पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा, जैसे सतारा, झांसी। 4 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? उत्तर 1498 ईस्वी में। प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार किसने दिया था? उत्तर महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। प्रश्न प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? उत्तर सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्रश्न दीवानी मिलने से अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? उत्तर उन्हें बंगाल के विशाल राजस्व पैसों पर नियंत्रण मिल गया, जिससे वे अपनी सेना और व्यापार का खर्च उठाने लगे। प्रश्न टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? उत्तर मैसूर का शेर, टाइगर ऑफ मैसूर। प्रश्न सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस किसने शुरू की थी? उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रश्न विलय नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था? उत्तर सतारा 1848। प्रश्न रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहां किया था? उत्तर कित्तूर कर्नाटक में। प्रश्न मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की? उत्तर 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। प्रश्न प्रेसिडेंसी क्या थी? उत्तर ब्रिटिश शासन के 3 मुख्य केंद्र बंगाल, मद्रास और बंबई। प्रश्न भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रश्न न्यायिक सुधारों के तहत प्रत्येक जिले में कौन सी 2 अदालतें बनाई गई? उत्तर फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। प्रश्न टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? उत्तर श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में 1799। प्रश्न कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या था? उत्तर राजस्व इकट्ठा करना और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना। प्रश्न पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? उत्तर मराठों की शक्ति कमजोर हो गई, जिससे अंग्रेजों के लिए रास्ता साफ हो गया। प्रश्न रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? उत्तर 1773 में। प्रश्न सर्वोच्चता की नीति पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी किसने शुरू की थी? उत्तर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रश्न रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? उत्तर 1849 में। प्रश्न टीपू सुल्तान के झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? उत्तर शेर की। प्रश्न पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां और कब शुरू हुई थी? उत्तर हुगली नदी के किनारे 1651 में। CTET विशेष सहायक संधि और विलय नीति के बीच का अंतर अक्सर पूछा जाता है। साथ ही प्लासी और बक्सर के युद्धों के वर्षों का मिलान करने के प्रश्न आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत की जमीन और किसानों से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। ये है अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना रूलिंग द कंट्री साइड। अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। 1 राजस्व की नई प्रणालियां थियरी। जब अंग्रेजों को दीवानी मिली तो उनका लक्ष्य राजस्व बढ़ाना था। इसके लिए उन्होंने 3 प्रमुख व्यवस्थाएं लागू की। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया। इसमें राजस्व की राशि हमेशा के लिए तय स्थायी कर दी गई। जमींदारों को जमीन का मालिक माना गया, लेकिन अगर वे समय पर लगान नहीं देते तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। महलवारी व्यवस्था महलवारी सिस्टम 1822 होल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तर भारत यूपी पंजाब में लागू। इसमें राजस्व का निर्धारण गांव या महल के आधार पर किया गया। लगान वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को दी गई। रैयतवारी व्यवस्था रायतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा दक्षिण भारत में लागू। इसमें बिचौलियों जमींदारों को हटाकर सीधे रैयतों किसानों से समझौता किया गया। 2 यूरोप के लिए फसलें व्यावसायिक खेती। अंग्रेजों ने किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जिनकी यूरोप में मांग थी। नील इंडिगो कपड़ों की रंगाई के लिए इसकी भारी मांग थी। अफीम चीन को निर्यात करने के लिए। जूट बंगाल, चाय असम, गन्ना यूपी, कपास महाराष्ट्र। 3 नील विद्रोह द ब्लू रेबेलियन 1859 नील की खेती के कारण जमीन बंजर हो जाती थी और किसानों को बहुत कम पैसा मिलता था। 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील उगाने से इनकार कर दिया। चंपारण आंदोलन 1917 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अपना पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में नील के किसानों के समर्थन में किया था।
4. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न। स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था? उत्तर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रश्न। महलवारी व्यवस्था में महल शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर एक गांव या गांवों का समूह। प्रश्न। रैयत रायट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उत्तर किसान के लिए। प्रश्न। मुनरो व्यवस्था रैयतवारी कहाँ लागू की गई थी? उत्तर दक्षिण और पश्चिम भारत में। प्रश्न। नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? उत्तर निज अपनी जमीन पर और रैयती किसानों के साथ अनुबंध। प्रश्न। भारतीय नील की मांग यूरोप में क्यों थी? उत्तर क्योंकि इससे चमकीला नीला रंग मिलता था जबकि यूरोपीय वोड का रंग फीका होता था। प्रश्न। नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? उत्तर दीनबंधु मित्र ने नील किसानों की दुर्दशा पर। प्रश्न। बीघा क्या है? उत्तर जमीन की माप की एक इकाई क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती थी। प्रश्न। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर महात्मा गांधी ने 1917। प्रश्न। स्थायी बंदोबस्त में लगान चुकाने में विफल होने पर जमींदारों के साथ क्या होता था? उत्तर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। प्रश्न। अंग्रेजों ने अफीम की खेती मुख्य रूप से कहां करवाई? उत्तर बंगाल और बिहार में। प्रश्न। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने कौन सी व्यवस्था सबसे पहले छोटे पैमाने पर लागू की थी? उत्तर रैयतवारी। प्रश्न। नील आयोग इंडिगो कमीशन का गठन कब हुआ? उत्तर 1860 में नील विद्रोह के बाद। प्रश्न। होल्ट मैकेंजी ने राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया था? उत्तर गांव के मुखिया को। प्रश्न। वोड पौधा कहां उगाया जाता था? उत्तर यूरोप शीतोष्ण क्षेत्रों में। प्रश्न। नील की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती थी? उत्तर उपजाऊ मैदानी मिट्टी बंगाल की। प्रश्न। किसानों ने नील विद्रोह की शुरुआत कहां से की? उत्तर बंगाल के नदिया जिले से। प्रश्न। बागान मालिक प्लांटर्स कौन थे? उत्तर वे लोग जो नील की खेती के बड़े बड़े फार्म चलाते थे, अक्सर अंग्रेज। प्रश्न। औद्योगिक क्रांति के बाद नील की मांग क्यों बढ़ी? उत्तर ब्रिटेन में सूती कपड़ों के बढ़ते उत्पादन के कारण रंगाई के लिए नील की जरूरत थी। प्रश्न। सट्टा कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था क्या थी? उत्तर नील उगाने के लिए किसानों को दिए जाने वाले अग्रिम कर्ज की व्यवस्था। CTET विशेष तीनों राजस्व व्यवस्थाओं स्थायी महलवारी रैयतवारी के क्षेत्र और उनके लागू करने वालों के नाम का मिलान बहुत बार पूछा गया है। अब हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो जंगलों की गहरी छांव में लिखे गए। यह अध्याय उन समुदायों के बारे में है जिन्हें अंग्रेजों के कानून और बाहरी लोगों के दखल ने अपनी ही जमीन पर बेगाना बना दिया था। यह है अध्याय 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना ट्राइबल्स डिकस एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। अध्याय 4 आदिवासी दिकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। 1 आदिवासियों का जीवन थियरी। 19वीं सदी तक भारत के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी कई तरह की गतिविधियों में लगे थे। झूम खेती जूम कल्टिवेशन, इसे घुमंतू खेती भी कहते हैं। इसमें जंगलों के छोटे टुकड़ों को जलाकर राख में बीज बो दिए जाते थे। जैसे पूर्वोत्तर भारत में शिकार और संग्रहण, ओडिशा के खोंस जैसे समुदाय जंगलों से फल जड़ें और जड़ी बूटियां इकट्ठा करते थे। पशुपालन पंजाब के पहाड़ों के वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया और कुल्लू के गद्दी समुदाय गाय भैंस और भेड़ पालते थे। 2 दीकू और आदिवासियों की समस्याएं आदिवासी बाहरी लोगों व्यापारी महाजन और अंग्रेज अधिकारी को दीकू कहते थे। समस्या अंग्रेज आदिवासियों को असभ्य मानते थे और उन्हें एक जगह बसाकर खेती कराना चाहते थे ताकि वे आसानी से कर टैक्स वसूल सकें। वन कानून अंग्रेजों ने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। कुछ जंगलों को आरक्षित रिजर्व्ड घोषित कर दिया गया जहां आदिवासियों के प्रवेश और लकड़ी काटने पर रोक लगा दी गई। 3 बिरसा मुंडा और विद्रोह बिरसा का जन्म 1870 के दशक में बिहार अब झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था। उलगुलान महाविद्रोह बिरसा ने मुंडा आदिवासियों को दीकुओं और सफेद झंडों अंग्रेजों के खिलाफ संगठित किया। लक्ष्य बिरसा एक स्वर्ण युग सतयुग की कल्पना करते थे जहां मुंडा अपने पूर्वजों की जमीन पर शांति से खेती कर सके। 4 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न दीकू डिकस शब्द से आदिवासियों का क्या तात्पर्य था? उत्तर बाहरी लोग व्यापारी महाजन और अंग्रेज। प्रश्न झूम खेती का दूसरा नाम क्या है? उत्तर घुमंतू या स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टिवेशन। प्रश्न बेवड़ बेवार शब्द का प्रयोग कहां की घुमंतू खेती के लिए किया जाता था? उत्तर मध्य प्रदेश। प्रश्न बिरसा मुंडा का जन्म किस कबीले में हुआ था? उत्तर मुंडा छोटानागपुर। प्रश्न अंग्रेजों ने आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट्स क्यों बनाए? उत्तर ताकि वे रेल की पटरियों के लिए लकड़ी स्लीपर प्राप्त कर सकें। प्रश्न स्लीपर क्या होते थे? उत्तर रेल की पटरियों के नीचे लेटाए गए लकड़ी के तख्ते। प्रश्न संथाल विद्रोह कब हुआ था? उत्तर 1855 ईस्वी में। प्रश्न बस्तर विद्रोह छत्तीसगढ़ कब हुआ था? उत्तर 1910 में। प्रश्न वली विद्रोह महाराष्ट्र किस वर्ष हुआ? उत्तर 1940 में। प्रश्न बिरसा मुंडा की मृत्यु कब और कैसे हुई? उत्तर 1900 ईस्वी में जेल में हैजे के कारण। प्रश्न परती फैलो जमीन का क्या अर्थ है? उत्तर वो जमीन जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वो फिर से उपजाऊ हो सके।
प्रश्न, हजारीबाग के आसपास रहने वाले कौन से आदिवासी रेशम के कीड़े पालते थे? उत्तर, संथाल। प्रश्न, गुज्जर और गद्दी कौन थे? उत्तर, पशुपालक, पंजाब और हिमाचल के पहाड़ों में। प्रश्न, बिरसा मुंडा ने लोगों से किन बुराइयों को छोड़ने का आह्वान किया? उत्तर, शराब पीना, गांव को साफ रखना और जादू टोने में विश्वास न करना। प्रश्न, मुंडा विद्रोह का प्रतीक झंडा किस रंग का था? उत्तर, सफेद। प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों को एक जगह बसाने का मुख्य कारण क्या था? उत्तर, नियमित राजस्व कर प्राप्त करना और उन पर नियंत्रण रखना। प्रश्न, जंगल सत्याग्रह किन राज्यों में प्रमुखता से हुआ? उत्तर, मध्य भारत और महाराष्ट्र। प्रश्न, खून समुदाय रंगाई के लिए किन फूलों का उपयोग करता था? उत्तर, कुसुम और पलाश के फूलों का। प्रश्न, बैगा जनजाति खुद को क्या मानती थी? उत्तर, जंगल की संतान जो केवल जंगल की उपज पर जीवित रह सकती थी। प्रश्न, छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी मुख्य जनजातियां रहती थी? उत्तर, मुंडा, संथाल और उरांव। CTET विशेष, बिरसा मुंडा के आंदोलन के उद्देश्यों और अंग्रेजों के वन कानून के प्रभाव से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। यह आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। 100 साल के अंग्रेजी शासन के बाद भारतीय जनता का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। यह है अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है। 1. विद्रोह के कारण, थियरी, नवाबों की छिनती सत्ता, विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण झांसी की रानी और नाना साहिब जैसे शासक नाराज थे। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर कब्जा कर लिया गया था। किसानों और सिपाहियों का गुस्सा, किसान भारी लगान से परेशान थे। सिपाही नए एनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर गुस्से में थे, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी। धार्मिक हस्तक्षेप, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को बढ़ावा और ईसाई मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से लोगों को लगा कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। 2. विद्रोह का प्रसार, मेरठ से दिल्ली तक, मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में उन्होंने अपने अफसरों पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। 10 मई 1857, मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया और दिल्ली की ओर कूच किया। उन्होंने बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 3. विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेता केंद्र नेता दिल्ली बहादुर शाह जफर, नेतृत्व जनरल बख्त खान, कानपुर नाना साहेब, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, बिहार कुंवर सिंह, फैजाबाद अहमदुल्ला शाह। 4. विद्रोह के बाद के बदलाव, 1858 का अधिनियम, विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन शासन व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। सत्ता का हस्तांतरण, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी को सौंप दिया गया। वायसराय, गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। सेना में बदलाव, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और गोरखा, सिख व पठानों की भर्ती पर जोर दिया गया। रियासतें, राजाओं को भरोसा दिया गया कि अब उनके राज्यों का विलय नहीं किया जाएगा। 5. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। 1857 के विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कहां से हुई? उत्तर, मेरठ, 10 मई 1857। प्रश्न, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? उत्तर, 8 अप्रैल 1857, बैरकपुर। प्रश्न, 1857 के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? उत्तर, बहादुर शाह जफर। प्रश्न, नाना साहेब किसके दत्तक पुत्र थे? उत्तर, पेशवा बाजीराव द्वितीय के। प्रश्न, अवध को किस बहाने से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? उत्तर, कुशासन मस्गवर्नेंस का आरोप लगाकर 1856 में। प्रश्न, विद्रोहियों ने अपना नेता किसे चुना था? उत्तर, बहादुर शाह जफर को। प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़ने वाला अंग्रेज जनरल कौन था? उत्तर, ह्यू रोज। प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त होकर किसके हाथ में गया? उत्तर, ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया। प्रश्न, तात्या टोपे किसके सेनापति थे? उत्तर, नाना साहेब के। प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर। प्रश्न, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहां भेजा? उत्तर, रंगून, बर्मा, म्यांमार। प्रश्न, 1857 के विद्रोह का मुख्य धार्मिक कारण क्या था? उत्तर, एनफील्ड राइफल के कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। प्रश्न, वायसराय का पद कब सृजित किया गया? उत्तर, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। प्रश्न, किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि कुंवर सिंह की वीरता ने हमें बहुत परेशान किया? उत्तर, विलियम टेलर। यह विद्रोह के क्षेत्रीय प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न, सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्यों बदला गया? उत्तर, ताकि भविष्य में भारतीय सैनिक फिर से विद्रोह न कर सकें। प्रश्न, अहमदुल्ला शाह कहां के मौलवी थे जिन्होंने विद्रोह का प्रचार किया? उत्तर, फैजाबाद। प्रश्न, विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों के प्रति क्या नीति अपनाई? उत्तर, उन्हें संदेह और शत्रुता की दृष्टि से देखा गया, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि वे विद्रोह के मुख्य साजिशकर्ता थे। प्रश्न, 1857 का विद्रोह विफल क्यों हुआ? उत्तर, केंद्रीय नेतृत्व की कमी और आधुनिक हथियारों का अभाव। प्रश्न, रानी अवंतीबाई लोधी ने कहां विद्रोह का नेतृत्व किया? उत्तर, रामगढ़, मध्य प्रदेश। प्रश्न, अजबा के सिपाही द सीपॉयज ऑफ आजमगढ़ घोषणा पत्र क्या था? उत्तर, विद्रोहियों द्वारा जारी किया गया एक पत्र जिसमें एकता का आह्वान था।
CTET विशेष 1857 के विद्रोह के नेताओं और उनके क्षेत्रों का मिलान और 1858 के बाद हुए प्रशासनिक बदलावों से प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं। अब हम इतिहास के उस दिलचस्प मोड़ पर हैं जहां अंग्रेजों ने सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कलम और किताबों से भारत को बदलने की कोशिश की। यह है अध्याय 6, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। अध्याय 6, देशी जनता को सभ्य बनाना। 1. दो विरोधी विचारधाराएं, थियरी। अंग्रेजों में इस बात पर बहस थी कि भारतीयों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट्स, विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलब्रुक जैसे विद्वान मानते थे कि भारत की प्राचीन संस्कृति महान है। वे संस्कृत और अरबी साहित्य को बढ़ावा देना चाहते थे ताकि भारतीय अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अंग्रेजों को सम्मान दें। मदरसा 1781 अरबी फारसी की शिक्षा के लिए कलकत्ता में बना। हिंदू कॉलेज 1791 संस्कृत ग्रंथों के लिए बनारस में बना। आंग्लवादी, एंग्लिसिस्ट्स, जेम्स मिल और थॉमस मैकॉले जैसे लोग प्राच्यवादियों के सख्त खिलाफ थे। मैकॉले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय का केवल एक खाना, शेल्फ, ही भारत और अरब के समूचे साहित्य के बराबर है। मैकॉले मिनट 1835। इसके आधार पर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया। 2. स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? विलियम एडम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहले लाखों छोटी पाठशालाएं थीं। वहां कोई निश्चित फीस, किताबें या समय सारणी नहीं थी। अंग्रेजों ने 1854 के बाद इन पर नियंत्रण के लिए पंडितों को सरकारी मिशन पर नियुक्त किया और नियम बना दिए। 3. राष्ट्रीय शिक्षा के भारतीय विचारक महात्मा गांधी। वे अंग्रेजी शिक्षा के कट्टर आलोचक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा की है और उन्हें अपनी ही संस्कृति में अजनबी बना दिया है। वे हस्तशिल्प, क्राफ्ट्स और व्यवहारिक शिक्षा पर जोर देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की। वे चाहते थे कि बच्चे प्रकृति के बीच स्वतंत्र रूप से सीखें, जहां सृजनात्मकता और आधुनिक विज्ञान का मेल हो। 4. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न, PYQ बेस्ड प्रश्न। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? उत्तर, विलियम जोन्स ने 1784। प्रश्न, मैकॉले मिनट, मकॉलीज मिनट किस वर्ष आया था? उत्तर, 1835 में। प्रश्न, वुड्स डिस्पैच 1854 क्या था? उत्तर, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसने यूरोपीय शिक्षा के प्रसार की रूपरेखा तैयार की। प्रश्न, शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की? उत्तर, 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए था? उत्तर, भारतीय भाषाएं, मातृभाषा। प्रश्न, ओरिएंटलिस्ट, प्राच्यवादी किसे कहा जाता था? उत्तर, वे जो एशिया की भाषाओं और संस्कृति का गहरा ज्ञान रखते थे। प्रश्न, कलकत्ता मदरसे की स्थापना क्यों की गई थी? उत्तर, अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न, जेम्स मिल ने भारतीय शिक्षा के बारे में क्या विचार व्यक्त किए? उत्तर, उन्होंने कहा कि शिक्षा उपयोगी होनी चाहिए, केवल कविता या धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना काफी नहीं है। प्रश्न, वर्नाक्युलर शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, स्थानीय भाषा या बोली जो मानक भाषा से अलग हो। प्रश्न, विलियम एडम ने बंगाल और बिहार की पाठशालाओं के बारे में क्या रिपोर्ट दी? उत्तर, उन्होंने बताया कि यहां 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं हैं और शिक्षा का तरीका लचीला है। प्रश्न, ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा पर जोर क्यों दिया? उत्तर, वे लोगों के नैतिक चरित्र को बदलना चाहते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। प्रश्न, पंडितों को सरकारी सेवा में क्यों रखा गया? उत्तर, स्थानीय पाठशालाओं की निगरानी करने और नियम लागू करने के लिए। प्रश्न, टैगोर और गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों में मुख्य अंतर क्या था? उत्तर, गांधी जी मशीनों और पश्चिमी सभ्यता के खिलाफ थे, जबकि टैगोर आधुनिक विज्ञान और कला का संगम चाहते थे। प्रश्न, शांति निकेतन कलकत्ता से कितनी दूर था? उत्तर, 100 किलोमीटर, ग्रामीण परिवेश में। प्रश्न, मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन क्यों किया? उत्तर, ताकि ऐसे क्लर्क पैदा किए जा सके जो रंग रूप में भारतीय हों लेकिन पसंद और विचारों में अंग्रेज। प्रश्न, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन ताकि देश का शासन चलाने में मदद मिले। प्रश्न, नई तालीम का विचार किसने दिया? उत्तर, महात्मा गांधी ने। प्रश्न, मुंशी किसे कहा जाता था? उत्तर, वह व्यक्ति जो फारसी पढ़, लिख और सिखा सकता था। प्रश्न, प्राच्यवादियों के विरोध का नेतृत्व किसने किया? उत्तर, थॉमस बबिंगटन मैकॉले ने। प्रश्न, वुड्स डिस्पैच में व्यवहारिक लाभ के रूप में क्या बताया गया? उत्तर, यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों की पसंद बदलेगी और वे ब्रिटिश वस्तुओं की मांग करेंगे। आर्थिक लाभ। CTET विशेष, गांधी जी और टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बीच तुलना अक्सर कथन कारण वाले प्रश्नों में पूछी जाती है। यह अध्याय भारतीय समाज की उन रूढ़ियों को तोड़ने की कहानी है जिन्होंने सदियों से महिलाओं और निचली जातियों को दबा कर रखा था। यह है अध्याय 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। अध्याय 7, महिलाएं, जाति एवं सुधार। 1. महिलाओं की स्थिति और सुधारक थियरी। 19वीं सदी की शुरुआत में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं की दुर्दशा समाज की बड़ी समस्याएं थी। राजा राममोहन राय, इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनके प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेकर यह सिद्ध किया कि सती प्रथा का धार्मिक आधार नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह कानून पारित हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और विधवा विवाह का समर्थन किया।
मुस्लिम महिलाएं। मुमताज अली जैसे सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा की वकालत की। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 2. जाति और समाज सुधार। जाति व्यवस्था के खिलाफ भी कई प्रभावशाली आंदोलन हुए। ज्योतिराव फुले। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। अपनी पुस्तक गुलामगिरी में उन्होंने जाति प्रथा की तुलना अमेरिका के दास व्यापार से की। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इन्होंने महार आंदोलन चलाया और 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया ताकि दलितों को समाज में बराबरी मिल सके। ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार। इन्होंने दक्षिण भारत में स्वाभिमान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाया और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी। 3. 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर राजा राममोहन राय ने 1828। प्रश्न सती प्रथा पर आधिकारिक रूप से पाबंदी कब लगी? उत्तर 1829 में। प्रश्न विधवा विवाह कानून 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ? उत्तर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रश्न सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर ज्योतिराव फुले ने। प्रश्न गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? उत्तर ज्योतिराव फुले 1873। प्रश्न आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875। प्रश्न स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर ताराबाई शिंदे ने पुणे। प्रश्न प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर बंबई मुंबई में 1867 में। प्रश्न मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? उत्तर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने 1927। प्रश्न दक्षिण भारत में स्वाभिमान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? उत्तर ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार। प्रश्न पंडित रमाबाई ने पुणे में शारदा सदन की स्थापना क्यों की थी? उत्तर विधवाओं को आश्रय और शिक्षा देने के लिए। प्रश्न परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर जाति प्रथा का उन्मूलन 1840 बंबई। प्रश्न सती शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर सदाचारी महिला। प्रश्न केरल के अजव जाति के लोगों के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? उत्तर श्री नारायण गुरु ने। प्रश्न बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? उत्तर 1929 में शारदा एक्ट। प्रश्न सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? उत्तर अमृतसर 1873 और लाहौर। प्रश्न अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की थी? उत्तर उन अमेरिकियों को जिन्होंने गृहयुद्ध के दौरान दासों को मुक्त कराया था। प्रश्न वेद समाज मद्रास किससे प्रेरित था? उत्तर ब्रह्म समाज से। प्रश्न केशव चंद्र सेन का संबंध किस संस्था से था? उत्तर ब्रह्म समाज बाद में भारतीय ब्रह्म समाज। CTET विशेष सुधारकों और उनकी संस्थाओं पुस्तकों के मिलान वाले प्रश्न इस अध्याय से अनिवार्य रूप से आते हैं। ज्योतिराव फुले और अंबेडकर के जाति संबंधी विचार विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। क्या आप इस सामाजिक सुधार के अध्याय का टेस्ट देना चाहेंगे या अगले अध्याय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947? यह आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और निर्णायक अध्याय है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग विचारधाराएं एक साथ आईं और एक राष्ट्र का जन्म हुआ। यह है अध्याय 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अध्याय 8 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1 राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस की स्थापना थियरी। 1870 के दशक तक भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज भारत के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं। प्रमुख संस्थाएं पूना सार्वजनिक सभा इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 इसकी स्थापना बंबई में हुई। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। इसकी स्थापना में रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम ने बड़ी भूमिका निभाई। नर्म दल मौद्रित्स दादाभाई नौरोजी फिरोज शाह मेहता ये अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से प्रार्थना और पत्र रखते थे। गरम दल रेडिकल्स लाल बालपाल लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्रपाल। तिलक ने नारा दिया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 2 गांधी जी का आगमन और जन आंदोलन। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। रोलेट एक्ट 1919 अंग्रेजों ने बिना मुकदमा चलाए जेल में डालने का कानून बनाया। इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हुआ। असहयोग आंदोलन 1920-22 गांधी जी ने अंग्रेजों का सहयोग न करने का आह्वान किया। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 गांधी जी ने दांडी यात्रा निकालकर नमक कानून तोड़ा। 3 भारत छोड़ो और आजादी 1942 गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने आजाद हिंद फौज ईना का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। विभाजन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन साथ ही पाकिस्तान का भी जन्म हुआ। 4 20 सबसे महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न PYQ बेस्ड प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहां हुई? उत्तर 1885 में बंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। प्रश्न पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? उत्तर दादाभाई नौरोजी ने।
प्रश्न, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? उत्तर, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? उत्तर, 1906 में ढाका में। प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक का। प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? उत्तर, 1915 में। प्रश्न, केसरी और मराठा अखबारों के संपादक कौन थे? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? उत्तर, रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर, मोहम्मद अली और शौकत अली अली बंधुओं ने। प्रश्न, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? उत्तर, 1922 में, जिसके बाद असहयोग आंदोलन बंद हुआ। प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया और इसका विरोध क्यों हुआ? उत्तर, 1928 में, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? उत्तर, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रश्न, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत थी? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रश्न, खान अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? उत्तर, करो या मरो, डू और डाई। प्रश्न, आजाद हिंद फौज ईना की स्थापना किसने की थी? उत्तर, रास बिहारी बोस, बाद में नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। प्रश्न, कांग्रेस का विभाजन नर्म दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ? उत्तर, 1907 के सूरत अधिवेशन में। प्रश्न, सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी? उत्तर, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। प्रश्न, करो या मरो का नारा किस वर्ष दिया गया था? उत्तर, 1942 में। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर, सी राजगोपालाचारी। CTET विशेष घटनाओं का कालानुक्रम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सजाने वाले प्रश्न यहां से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे बंगाल विभाजन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन मुस्लिम लीग योजक चिन्ह ग्रेटर दैन सूरत विभाजन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन लखनऊ समझौता।